एपिसोड 141 टू 150। अध्याय 141, अध्याय 140। क्या आप डरते हैं? अगर मैं ना कहूं तो? किंग गुआंगलिन ने हेफॉन्ग की ओर देखते हुए सावधानी से पूछा। इस अवधि में महिलाएं चिड़चिड़ी और आसानी से क्रोधित हो जाने वाली होती हैं, या ऐसा उन्होंने सोचा। उन्हें थोड़ा चिढ़ाने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना? तथाकथित आश्चर्यों से उत्पन्न निराशा, पैरों में दर्द तथा थोड़ी विद्रोही मानसिकता ने उसे शरारती बनने के लिए प्रेरित किया। अगर हेफांग में क्रोध के कोई लक्षण दिखते तो वह तुरंत उठकर भागने लगता। ऐसे तुच्छ मामले पर बहस करना सचमुच मूर्खतापूर्ण है। बिल्कुल नहीं भाग रहे हो? हेफेंग ने झुककर उससे पूछा। बिल्कुल। अरे, मैंने अपनी बाइक पर $200 से ज्यादा खर्च कर दिए हैं, और अगर तुम दौड़ोगे नहीं तो क्या ये बर्बादी नहीं होगी? हेफांग ने किंग गुआंगलिन के बोलने का इंतजार ही नहीं किया और उसने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे आगे पीछे हिलाया। और तुम इतना खाते हो, व्यायाम न करने पर देर सवेर तुम बहुत मोटे हो जाओगे। मैं भी कुछ दिनों बाद तुम्हारे साथ दौड़ने आऊंगी। किंग गुआंगलिन क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। वह उसके गुस्से के लिए तैयार था। वह अचानक इतनी चुलबुली कैसे हो गई? कृपया, क्या आप? मैं तुम्हें $200 लौटा दूंगा। हेफेंग के हाथ से अनजाने में उसकी बांह रगड़ गई, जिससे उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने अपना ध्यान भटकाने की कोशिश में अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया। नहीं, तुम्हें मेरे साथ आना होगा और दौड़ना होगा। किंग गुआंगलिन को अपना सिर घुमाते देख हेफोंग उसके करीब झुका और धीरे से उसे हिलाते हुए उसके कान में कुछ फुसफुसाया। सहपाठी किंग, ठीक से व्यवहार करो और उठो। हम कई दिनों से दौड़ रहे हैं, जल्दी करो। मैं बस दौड़ना है। देखो, क्या मैंने तुमसे कभी कुछ और करने को कहा है? इतनी छोटी सी बात और तुम? हेफेंग ने किंग गुआंगलिन की प्रोफाइल को घूरा। बोलते समय उसकी आवाज़ धीमी हो गई और जल्दी ही एक दयनीय नज़र में बदल गई, जबकि वह धीरे धीरे उसके कंधे पर झूल रही थी। ठीक है, मैं दौड़ूंगा, मैं दौड़ूंगा। किंग गुआंगलिन बेबस होकर सीढ़ियों से उठ खड़ा हुआ और उसकी पीठ थपथपाने लगा। अगर वह आगे बढ़ती रही तो वह किसी भी प्रतिक्रिया का विरोध नहीं कर पाएगा। मुझे पता था कि तुम सबसे अच्छे हो। हेफेंग ने उसके गाल पर चुंबन लिया, घूमा और उसकी साइकिल को गलियारे से बाहर धकेल दिया। बैठने के लिए उसका पैर उठाया और पैडल पकड़ लिया। तुम दौड़ना शुरू करो, मैं पीछे आऊंगा। ये तुमने किससे सीखा? किंग गुआंगलिन ने आह भरते हुए कहा। तो फिर छोटी दौड़, 40 मिनट, ठीक है? हेफोंग को मना करने के लिए सिर हिलाते देख उसने जल्दी से कहा, अन्यथा हम बिल्कुल भी नहीं भागेंगे। ठीक है, तो 40 मिनट। हेफेंग मुस्कुराई जब उसने उसे कुछ दूर आगे दौड़ते हुए देखा, फिर आराम से अपनी बाइक पर उसके पीछे चली गई। उसके पास किंग गुआंगलिन को आज्ञाकारी ढंग से दौड़ने के लिए बहुत सारी तरकीबें थीं। छेड़खानी, गुस्सा, धमकी, प्रलोभन। चाहे कुछ भी हो, किंग गुआंगलिन अनिवार्य रूप से हार मान लेता। लेकिन तरीका जो भी हो, मूल कारण ये था कि वह उसे पसंद करता था, इसलिए वह उन चीज़ों के लिए समझौता कर लेता था जो वह नहीं करना चाहता था। अगर कोई उसे पसंद करता है तो उसके चुलबुले व्यवहार पर गुस्सा क्यों होना चाहिए? वह मूर्ख नहीं थी। समय कम है, इसलिए तुम्हें थोड़ा तेज दौड़ना होगा। इसमें और 1 घंटे दौड़ने में क्या फ़र्क है? मैं नहीं चाहता। किंग गुआंगलिन ने अपनी गति नियंत्रित की ताकि उसे बहुत धीरे बाइक चलाने में दिक्कत न हो। ये ठीक है, बस सामान्य से थोड़ा तेज। ठीक है, बस चुपके से गति धीमी मत करो। अगर मैं गति धीमी कर दूं तो तुम मुझसे आगे निकल जाओगे। ये कैसे गुप्त हो सकता है? किंग गुआंगलिन ने हेफोंग की ओर देखा, जो अपनी कोहनियों को हैंडल पर टिकाए उसके बगल में अर्धउठ की हुई स्थिति में बाइक चला रही थी। शाम की हवा धीरे धीरे उसके बालों को पीछे उड़ा रही थी। वह विश्वसनीय रूप से इत्मीनान से दिख रही थी। हमें समय के आधार पर निर्णय क्यों लेना पड़ता है? क्या एक निश्चित दूरी तक दौड़ना बेहतर नहीं होगा? मैं दूसरों को ऐसा करते हुए देखता हूँ। मेरा भाई बिल्कुल यही करता है। वह हर सुबह 1 घंटा जॉगिंग करता है, कई सालों से करता आ रहा है। हेफेंग ने तथ्यात्मक रूप से जवाब दिया। 1 घंटा दौड़ना बिल्कुल सही है, उसका वजन कभी नहीं बढ़ता। मैं भी मोटा नहीं हूँ। किंग गुआंगलिन को दुख हुआ। दौड़ना शुरू करने से पहले मैं मोटा नहीं था। संभव है कि आप बाद में मोटे हो जाएं, इसलिए बेहतर है कि इसे पहले ही रोक लिया जाए। बहुत ज़्यादा सोचने से मैं कैसे मोटा हो सकता हूँ? किंग गुआंगलिन उसकी बात समझ नहीं पाया। अगर वो बाद में मोटा हो गया तो वजन कम क्यों नहीं कर लिया? पहले से ही एहतियात क्यों बरतें? तुम्हारा भाई क्या करता है? वह एक वकील है। हेफेंग ने अपने होंठ सिकोड़ते हुए कहा। हर दिन तलाक के मामलों में लोगों की मदद करते हुए वह वास्तव में पुण्य अर्जित करना नहीं जानता। वकील होना? ये पुण्य कैसे नहीं है? क्या आपने कभी यह कहावत नहीं सुनी, एक विवाह को नष्ट करने से बेहतर है कि 10 मंदिरों को ध्वस्त कर दिया जाए? वह हर दिन कितनी ही शादियां बर्बाद कर देता है। वह उन्हें मारता पीटता नहीं है, लेकिन फिर भी उनका तलाक हो जाता है। ऐसा नहीं है कि वह उन्हें अलग होने के लिए मजबूर कर रहा है। ओह, मुझे तो लगता है कि ये ठीक नहीं है। हेफेंग ने गुस्से से कहा। मेरे पिताजी को लगता है कि ये ठीक नहीं है, मेरी भाभी को लगता है कि ये ठीक नहीं है, और मुझे भी लगता है कि ये ठीक नहीं है। तुम्हारा क्या हाल है? मुझे भी लगता है कि यह बहुत बुरा है। किंग गुआंगलिन ने तुरंत अपनी सहमति व्यक्त की। हेफेंग ने संतोष से अपना सिर हिलाया। मेरे पिताजी हमेशा उसे डांटते हैं, फिर भी उसके पास बहाने हैं। वह कहता है। खांसी। उसने अपने भाई की आवाज़ में गला साफ करते हुए कहा। मैं कहाँ शादियाँ बिगाड़ रही हूँ? मैं तो बहुत बड़ा पुण्य कमा रही हूँ। एक मुकदमे में मैं 2 जोड़ों की मदद करती हूँ, ये बहुत बड़ा पुण्य है। लोग मेरा शुक्रिया अदा करना नहीं जानते। उसकी मदद किसने मांगी? अगर लोग तलाक चाहते हैं तो उन्हें तलाक लेने दो, उसे उनसे सब कुछ छीनने की ज़रूरत नहीं है। तुम हंस क्यों रही हो? हेफेंग ने किंग गुआंगलिन को शक की निगाह से देखा। आखिरकार मुझे समझ आ गया कि तुम्हारा ये बेतुका तर्क कहाँ से आता है। किंग गुआंगलिन एक हाथ से अपनी कमर को सहारा देते हुए आगे की ओर दौड़ते हुए हंसते हुए बोलने की कोशिश कर रहा था। रुको। उफ, मैं इतनी जल्दी नहीं भाग पाऊंगा। अब और बात मत करो।
असंतुष्ट हेफांग ने इत्मीनान से अपनी साइकिल चलाई और उसके साथ तालमेल बिठाने के लिए अपनी गति धीमी कर ली। ये कैसा बेतुका तर्क है? इसमें बेतुका क्या है? मेरे भाई का तर्क गलत है। मेरी भाभी भी वकील हैं और वह भी तलाक के मामलों में कभी हाथ नहीं डालती। उन्हें भी लगता है कि इस तरह की बातें अच्छी नहीं होती। वह अचानक रुकी, अपनी बाइक पर किंग गुआंगलिन के थोड़ा करीब झुकी और हंसते हुए बोली, क्या तुम डर गए हो? किस बात से डर? किंग गुआंगलिन हैरान था। मेरे परिवार में 2 वकील हैं। अगर तुमने कभी तलाक देने की हिम्मत की तो वे तुम्हें एक जोड़ी शॉर्ट्स भी नहीं देंगे, तुम्हें नंगे बदन बाहर भेज देंगे। हे फैंग ने बड़े गर्व से हंसते हुए कहा, सब कुछ छीन लिया जाएगा। इसके लिए पहले तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। किंग गुआंगलिन मुस्कुराए, एक बार हमारी शादी हो जाए। हफ, सब तुम्हारा है। हफ, मैं बिना नंगी चूतर के बाहर क्यों जाऊंगी? सत्य। हे फैंग ने अपना सिर हिलाया, बात करना बंद करो, दौड़ने पर ध्यान दो वरना तुम्हें ऐंठन हो जाएगी। मुझसे बात मत करो। मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। दोनों शांत हो गईं। एक धीरे धीरे आगे की ओर दौड़ रही थी और दूसरी धीमे स्वर में कोई गाना गुनगुनाते हुए अपनी बाइक आराम से आगे बढ़ रही थी। उसकी गुनगुनाहट सुनकर किंग गुआंगलिन खुद को रोक नहीं सका और बोला, बस धीरे से गुनगुनाओ मत। हुफ, मेरे लिए गाओ। तुम क्या सुनना चाहते हो? हे फैंग ने पूछा। जो भी आपको पसंद हो उसमें से कुछ ऐसा चुने जिसे आप गाना चाहें। ठीक है, मुझे एक पल सोचने दो। उसने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया, कुछ देर सोचा, गला साफ किया। अगर यह अच्छा नहीं है तो मत हंसो, आगे बढ़ो और गाओ। मुझे चाहिए। खांसी खांसी। हे फैंग रुक गई और फिर से शुरू करने से पहले खुद को तैयार किया। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे पास रहो। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे कपड़े पहनाओ। रात की हवा चलती है, मेरे दिल को गुदगुदा रहा है। मेरी प्यारी। उसकी कोमल सौम्य आवाज ऊंची होने लगी जिससे किंग गुआंगलिन का सिर आश्चर्य से घूम गया, क्योंकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह इतना रोमांटिक गीत गाएगी। ये किसी भी पुरानी टूटी हुई बाइक से कहीं अधिक रहस्यमय आनंद था। हे फैंग ने उसकी ओर देखा, उसकी प्रसन्न अभिव्यक्ति देखी और मुस्कुराने लगा। एक विदेशी धरती पर मैं चांद को निहारता हूं, इस चांदनी को दोष देना जो पागलपन से लुभाती है। आप जहां भी हो दिन के उजाले की प्रतीक्षा करते रहें। मुझे सुंदर वस्त्र चाहिए। तुम्हारे लिए आईने के सामने मैं ब्लश लगाती हूँ। रात बहुत तीव्र है, समय बहुत लंबा है। ओह मेरे प्रिय। अध्याय 142। अध्याय 141। कुछ नहीं मिला। धीरे धीरे अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में दौड़ते हुए हेफॉन्ग ने आगे कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया और अपना मुंह बंद करके अपनी बाइक चलाने पर ध्यान केंद्रित किया। ओह चलो थोड़ा आराम करते हैं फिर वापस चलते हैं। गुआंगलिन ने अपनी गति धीमी कर दी, अपनी बाइक की पिछली सीट को पकड़ते हुए उस पर बैठना चाहती थी। तुम मुझे घुमाने ले चलो। तुम बैठ नहीं सकते, चलते रहो। हे फैंग बाइक से उतर गया और उसे धक्का देने लगा। उसे बैठने से मना कर दिया। 1 महीने तक दौड़ो और तुम मुझे धन्यवाद दोगे। मैं 1 महीने बाद आपको धन्यवाद क्यों दूं? क्योंकि 1 महीने में आपको दौड़ने की आदत पड़ जाएगी और फिर आप दौड़ने के फायदे साफ तौर पर देखेंगे। हेफांग ने आत्मविश्वास से कहा, यह न सिर्फ वजन घटाने में मदद करता है बल्कि फेफड़ों की क्षमता भी बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और हृदय प्रणाली के लिए भी अच्छा है, और भी बहुत कुछ। जीवन गति में ही है। गुआंगलिन ने चारों ओर देखा, उसे उसके उन सभी लाभों के बारे में बकबक करने में कोई रुचि नहीं थी जिससे वह एक फिटनेस कोच जैसी लग रही थी। उद्धरण चिन्ह ... दौड़ना शुरू करके उपस्वास्थ्य से दूर रहें। अरे आप कहाँ देख रहे हैं? क्या आप सुन रहे हैं? मैं सुन रहा हूँ। तो फिर वही दोहराओ जो मैंने अभी कहा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। गुआंगलिन उसकी निगाहों के सामने दोषी महसूस कर रहा था। उसने उसकी आंखों से बचने के लिए अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया और आगे हिलती हुई कार की ओर इशारा करते हुए कहा, वह देखो, क्या तुम खेलना चाहते हो? बचकानी बात है। हे फैंग ने उस पर आंखें घुमाई, विषय मत बदलो। देखो, इसे लेना है। गुआंगलिन ने दूर खड़े बांस के ड्रैगनफ्लाई की ओर इशारा करते हुए उसका ध्यान भटकाना जारी रखा। यह एक झटके में बहुत ऊंचा उड़ सकता है। ठीक है, मैं। जैसे ही हेफॉन्ग विषय को छोड़कर उसे छोड़ने वाला था, वह अचानक रुक गई। उसका चेहरा गंभीर हो गया और उसने अपना मुंह बंद कर लिया। क्या हुआ? गुआंगलिन भी रुक गई और उस दिशा में देखने लगी जिस ओर वह असमंजस से देख रही थी। चारों तरफ घना अंधेरा था और देखने लायक कुछ भी नहीं था। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। क्या हो रहा है? बोलो। उसने एक क्षण रुकने के बाद आग्रह किया, जबकि हेफॉन्ग वहीं शून्य में खड़ा रहा। वह अचानक ऐसी क्यों हो गई? एक क्षण तक उसे देखने के बाद हेफॉन्ग ने अंततः कहा, मुझे बहुत अधिक रक्तस्राव हो रहा है। क्या? गुआंगलिन घबरा गया। हमें क्या करना चाहिए? क्या ये गंभीर है? मेरे द्वारा कार रोकने का इंतजार करो। कोई जरूरत नहीं, यह जरूरी नहीं है। तुम्हें परेशानी तो नहीं होगी। चलो अस्पताल चलते हैं। मुझे याद है कि पास में ही एक अस्पताल है। रुको, मैं किसी से पूछती हूँ। यह एक सामान्य स्थिति है। हेफॉन्ग उसकी प्रतिक्रिया से खुश हुआ, लेकिन कोई भी हरकत करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। चुप रहो, मुझे शांत होने दो। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। गुआंगलिन ने अपने हाथ रगड़े और एक तरफ खड़ा हो गया। आवाज करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसे स्थिति बिल्कुल समझ में नहीं आई। बहुत ज्यादा खून बह रहा है। ये तो बहुत भयानक लग रहा था। उसके दिमाग में खून के बहने और उसके पूरे शरीर को लाल रंग में भिगोने की तस्वीरें घूम रही थीं। लानत है। वह घबरा गया और पीछे मुड़कर उस क्षेत्र को देखने लगा। यहाँ रुको, मैं एक कार रोकूंगा और हम अस्पताल चलेंगे। भाड़ में जाओ वो सब, इधर आओ। हे फैंग ने अपनी बाइक को अपनी ओर बढ़ाया। मुझे बस वापस कपड़े बदलने ले चलो और मैं ठीक हो जाऊंगा। सच में, यह कोई गंभीर बात नहीं है। गुआंगलिन ने हेफॉन्ग की ओर संदेह से देखा। भारी रक्तस्राव। चुप रहो, सवारी करो। ओह, उसे आराम करते देख गुआंगलिन का दिल थोड़ा शांत हुआ और वह साइकिल लेकर उस पर चढ़ गया। क्या तुम्हें यकीन है कि यह ठीक है? जल्दी करो और सावधानी से चलाओ।
हेफेंग धीरे धीरे बाइक की पिछली सीट पर चली गई, अपनी बाहें उसकी कमर के चारों ओर लपेट लीं और खुद एक तरफ बैठ गई। चलो चलें। क्या ये वास्तव में आपके लिए सामान्य है? शायद हमें अभी भी अस्पताल जाना चाहिए, अगर आज रात कुछ हो गया तो। गुआंगलिन आराम से उसी रास्ते से वापस चला गया जिस रास्ते से वे आए थे। उसके होठों से लगातार बकबक निकल रही थी। तुम बहुत ज्यादा चिंता करती हो, मैंने तुमसे कहा था कि यह सामान्य है। हेफेंग ने अपना चेहरा उसकी पीठ पर टिका लिया और अपनी आंखें बंद कर लीं। उसकी झुंझलाहट सुनकर थक गई। क्या सामान्य लोगों को भारी रक्तस्राव होता है? ये सामान्य से थोड़ा अधिक रक्तस्राव है। ये वास्तव में भारी रक्तस्राव नहीं है, ये सिर्फ वह एहसास है जिसे आप समझ नहीं पाएंगे। हेफेंग ने अपनी पीठ की ओर इशारा करते हुए समझाया, जैसे किसी बांध के द्वार खुलते हैं। धमाका, अचानक एक बड़ा सा गुच्छ गिरता है। 10 जैसा। गुआंगलिन ने कल्पना करने की कोशिश की कि वह क्या वर्णन कर रही थी। हास्यास्पद मत बनो, यह अपने आप ही एक गड़गड़ाहट के साथ बाहर आ जाता है। ये वैसा नहीं है। तो जब आप इसे पकड़ नहीं सकते तो क्या यह ऐसा नहीं है? चुप रहो, मेरे साथ ऐसी घिनौनी बातें मत करो। हेफेंग ने घृणा से उसकी पीठ थपथपाई। काश हम थोड़ी देर के लिए शरीर बदल पाते, तब तुम्हें इसका अनुभव मिलता। नहीं धन्यवाद, ये तो बहुत भयानक लग रहा है। गुआंगलिन ने बाइक को सुचारू रूप से और स्थिरता से चलाया तथा स्ट्रीट लाइटों के नीचे घूमते हुए घर की ओर बढ़े। ये गुदगुदी पैदा करने वाला है, घबराओ मत, हम गिर सकते हैं। अपने पेट पर हेफेंग के बेचैन हाथों को महसूस करते हुए गुआंगलिन ने उसे रोकने के लिए आवाज लगाई। बिना एक शब्द कहे हेफेंग अपनी इच्छानुसार कार्य करती रही। चलना बंद करो, व्यवहार करो। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। हम सचमुच गिर सकते हैं। गुआंगलिन ने उसे डराने के लिए अचानक ब्रेक लगाने के बारे में सोचा, लेकिन भारी रक्तस्राव को देखते हुए उसने इस विचार को खारिज कर दिया और असहाय होकर कहा, क्या आप सिर्फ पेट को छू नहीं सकते? क्या ये पर्याप्त नहीं है? उसका हाथ ऊपर की ओर सरक गया, जिससे उसका ध्यान सड़क पर से हट गया। हालांकि देर रात पैदल चलने वालों की संख्या कम थी, फिर भी कोई ईंट या पत्थर टकराने का कारण बन सकता था। उसके पीछे हेफेंग ने बिना कुछ बोले अपने आप से ही हंसी और अपना हाथ उसकी कमीज के नीचे डाल दिया। ये तो बहुत ज्यादा है। गुआंगलिन को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी बड़े विकृत व्यक्ति को अपने साथ लेकर चल रहा हो जो अपने दुष्ट चंगुल में फंसा हुआ है। यदि उनका लिंग बदल दिया जाता तो उसे निश्चित रूप से गिरफ्तार कर लिया जाता। तो फिर मुझे मारो, हेफेंग ने गुआंगलिन की पीठ पर अपना सिर हिलाते हुए कहा। मैं तुम्हें वैसे भी नहीं हरा सकता, चलो मुझे मारो। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। उत्पीड़न सहते हुए वह अपनी साइकिल पर ही फेंग के घर वापस गया, उसे नीचे लॉक किया और तभी किंग गुआंगलिन शैतान के चंगुल से आज़ाद हो पाया। ये देखकर कि ही फेंग उनके जाने के बाद से काफ़ी कमज़ोर लग रही थी, उसने उससे हिसाब किताब करने की जहमत नहीं उठाई। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें ऊपर ले जाऊं? नहीं, मेरे आगे चलो। हेफेंग ने इनकार में सिर हिलाया, ये सोचकर कि अगर उसने उसे उठा लिया और इधर उधर उछाल दिया। यह विचार भयावह था। सौभाग्य से किंग गुआंगलिन ने जोर नहीं दिया और आगे बढ़ गया। उसने अपने पैरों को पटकते हुए दालान में गति सक्रिय रोशनी को जगाया और फिर कोने में उसके आने और ऊपर की ओर बढ़ने का इंतजार किया। तीसरी मंजिल पर पहुंचकर दरवाजा खोलकर हेफेंग सीधे बाथरूम की ओर भागा। किंग गुआंगलिन ने मेज पर रखी पानी की बोतल हिलाई तो वह लगभग खाली लगी, इसलिए उसने केतली में पानी भरकर उबाला। अधिक गर्म पानी पिएं, ये काम करता है। पानी उबल रहा था लेकिन वह अभी तक बाहर नहीं आई थी, इसलिए उसने रसोई से 2 कटोरे लिए, एक नीला और एक लाल, जो उन्होंने सुपरमार्केट से खरीदे थे। रसोई में सिर्फ ये 2 कटोरे थे, बाकी प्लेटें और तश्तरियां थीं। उसने दोनों कटोरों को पहले से गर्म करने के लिए उनमें थोड़ा उबलता पानी डाला और उसे बाहर फेंक दिया, फिर लगभग आधा कटोरी पानी वापस डाल दिया। किंग गुआंगलिन ने पानी को दोनों कटोरों के बीच स्थानांतरित कर दिया, जिससे गर्म तरल तेजी से ठंडा हो गया। क्या मैं इसे अब पी सकता हूँ? हेफेंग ने बाहर आकर देखा कि किंग गुआंगलिन सोफे पर बैठे हुए एक कटोरे से दूसरे में उबलता पानी उड़ेलते हुए गंभीर रूप से एकाग्र दिख रहे थे। देखता हूँ। किंग गुआंगलिन ने एक छोटा घूंट लिया और अपने होठों पर थप्पड़ मारा। थोड़ा और इंतजार करो, यह इतनी जल्दी ठंडा नहीं हो रहा है। बस मुझे दे दो, मैं धीरे धीरे पी लूंगा। हेफेंग कटोरा लेकर बेडरूम में चला गया। एयर कंडीशनर को 26 डिग्री पर चालू करने से पहले वह एक पल के लिए झिझकी। एयर कंडीशनर के बिना बहुत गर्मी थी, उसे हवा की जरूरत थी। अगर आप एयर कंडीशनर चला रही हैं तो खुद को ढककर रखना। किंग गुआंगलिन ने उसे निर्देश दिया और फिर उसे याद आया कि वह हर सुबह कैसे सोती है। सोने से पहले इसे बंद करना याद रखना, तुम अपने कंबल को बहुत ज्यादा लात मारती हो। मैंने तुम्हें कभी इससे ठीक से ढके हुए नहीं देखा। क्या इसका मतलब है कि तुमने सब कुछ देख लिया है? हेफेंग हेडबोर्ड पर झुक गया और उसकी ओर देखने लगा। तुम सिर्फ कंबल को लात मारते हो, अपने पजामे को नहीं। मैं क्या देखूंगा? किंग गुआंगलिन ने पानी का दूसरा आधा कटोरा अपने बिस्तर के पास ठंडा होने के लिए रख दिया और बाथरूम में पानी भरने के लिए बाल्टी लेने चली गई। जब वह वापस लौटा तो हेफेंग ने पहले ही नारंगी नाइट गाउन पहन लिया था, एक पतले कंबल से ढका हुआ था, बिस्तर पर आधा लेटा हुआ एक उपन्यास पढ़ रहा था। पानी का आधा कटोरा खत्म हो गया था, खाली कटोरा बिस्तर के पास रखा हुआ था। उसने बाल्टी उसके लिए छोड़ दी और केतली में पानी भरने के लिए बाहर चला गया। इधर उधर देखते हुए उसने कुर्सी से उसके कपड़े उतारे और उन्हें वॉशिंग मशीन में डाल दिया, डिटर्जेंट डाला और मशीन चालू कर दी। सब कुछ ठीक हो जाने के बाद वह बिस्तर पर बैठ गया और उसके कपड़ों के ऊपर से उसके पेट की मालिश करने लगा। इन दिनों लड़कियां सबसे ज्यादा असुरक्षित थीं, उन्हें ज्यादा देखभाल की जरूरत थी। अगर वह अपनी गर्लफ्रेंड की कद्र नहीं करता तो और कौन करता? हेफेंग ने आंखें आधी बंद करके संतोष से गुनगुनाया। स्लीप ड्रेस थोड़ी परेशान करने वाली थी। काश उसने 1 पीस नहीं बल्कि 2 पीस सेट खरीदा होता, बिना कपड़ों के। उसके पेट पर सीधे उसके हाथों की गर्माहट ज्यादा आरामदायक होती। ठीक है, इसे बाहर निकालो।
लगभग 20 मिनट तक रगड़ने के बाद किंग गुआंगलिन ने अपनी घड़ी देखी और बाल्टी में पानी का तापमान जांचा, उसके बाद खड़े होकर उसे तौलिए से सुखाने में मदद की। आह मेरे प्रेमी। जब किंग गुआंगलिन ने गाना समाप्त किया तो हेफोंग ने खुशी से गाना शुरू किया, बिस्तर पर बैठ गई और अपनी बाहें उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, मुझे एक चुंबन दो। किंग गुआंगलिन ने बाल्टी नीचे रख दी और झुक गया, तभी उसे उसकी बाहों में भर लिया गया और एक जोरदार थप्पड़ मारा गया। तुम्हारा साथ पाकर बहुत अच्छा लगा। हेफेंग ने धीरे से उसकी नाक अपने गाल पर रगड़ी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं भी ऐसा ही महसूस करता हूँ। किंग गुआंगलिन ने अपना माथा उसके माथे से सटाया, थोड़ा सा हिलते हुए, तुम्हारा यहाँ होना बहुत अच्छा है। एक व्यक्ति की खुशी दो व्यक्तियों की खुशी की तुलना में कुछ भी नहीं है, जो कि एक अलग ही स्तर पर है, जिसे परमानंद कहा जाता है। बालकनी में वॉशिंग मशीन अभी भी गुनगुना रही थी। हेफोंग अपना उपन्यास लेकर बिस्तर में दुबक गई, जबकि किंग गुआंगलिन पानी उंडेलकर कमरे में वापस आए और उसे आधा कटोरा और पीने को दिया, फिर बिस्तर के पास बैठकर उसके साथ पढ़ने लगी। 10 बजने के कुछ ही समय बाद हेफांग को झपकी आने लगी, उसकी पलकें आपस में लड़खड़ा रही थीं। उसने तुरंत उपन्यास नीचे रख दिया, आराम से बैठने के लिए मचलने लगी और अपने डोरेमोन प्लस को हाथ में लेकर आंखें बंद करते हुए बोली, मैं अब सोने जा रही हूँ, शुभ रात्रि। सो जाओ, शुभ रात्रि। किंग गुआंगलिन ने उसके माथे पर एक हल्का सा चुंबन दिया और लाइट बंद करने के लिए उठ खड़ी हुई। अभी इन्हें बंद मत करो, मेरे सो जाने तक इंतजार करो, फिर जाओ। हेफेंग ने आंखें बंद रखते हुए कहा, ठीक है। किंग गुआंगलिन वापस बैठ गया और उसे पतले कंबल के नीचे देखकर मुस्कुराने लगा। यह एक बेटी होने जैसा था। तुम किस बात पर हंस रहे हो? हेफेंग ने अपनी खुली आंख से उसे देखा। मुझे बस ये भ्रम था कि मैं अपनी बेटी की देखभाल कर रही हूँ। किंग गुआंगलिन ने स्पष्ट कहा, मैं तुम्हें एक प्रेमी के रूप में देखती हूँ और तुम मेरे पिता बनना चाहते हो। हेफेंग ने अपनी आंखें घुमाईं और फिर से आंखें बंद करने से पहले खुद को कंबल में लपेट लिया। तुम्हें रुकने की जरूरत नहीं है, तुम जा सकती हो। मैं जाने से पहले तुम्हारे सो जाने तक प्रतीक्षा करूंगा। किंग गुआंगलिन ने अपने तकिए के पास रखे उपन्यास को उठाया, जिसका एक तिहाई हिस्सा उन्होंने पिछले सप्ताहांत में पढ़ा था और अभी तक पूरा नहीं हुआ था। सो जाओ। बेडरूम में फिर से सन्नाटा छा गया। थोड़ी देर बाद हेफांग की आंखें खुलीं और उसने चुपके से उसे देखा। उसने धीरे से हाथ बढ़ाकर उसका हाथ खींचा और उसका एक हाथ कंबल के नीचे कर दिया। अब तुम मुझे क्या लग रहे हो? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। किंग गुआंगलिन ने पलकें झपकाईं, बॉयफ्रेंड, इधर उधर मत घूमो, मैं अब सचमुच सोने जा रहा हूँ। अच्छे से सो। होठों पर एक हल्की सी मुस्कान लिए हेफांग ने आंखें बंद कर लीं और कुछ नहीं कहा। किंग गुआंगलिन ने किताब अपने पैरों पर टिका दी, एक हाथ से पन्ने पलट रहा था और दूसरा हाथ कंबल के नीचे रखकर बीच बीच में उसकी तरफ देख रहा था। 11 बजे हेफोंग की स्थिर सांसों को सुनकर उसने चुपचाप अपना हाथ वापस खींच लिया, किताब को वापस मेज पर रखने के लिए दबे पांव चला और आखिरी बार उसकी ओर देखने के लिए मुड़ा, फिर लाइट बंद करके बैठक कक्ष से बाहर चला गया। बालकनी में उसने कपड़े वॉशिंग मशीन से टांग दिए और कुछ न सूझा तो किंग गुआंगलिन नीचे अपने घर चला गया। नहाने के बाद उसने खिड़की से बाहर देखा और फिर बिस्तर पर लेट गया। एक और संतुष्टिदायक दिन। अपनी उंगलियां घुमाते हुए वह इस विचार का आनंद लेने से खुद को नहीं रोक सका, आह गर्मियों की शुरुआत में कपास की खुशबू। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे पास रहो। मैं चाहता हूं तुम मेरे बालों में कंघी करो। रात की हवा चलती है, मेरे दिल को गुदगुदा रहा है। मेरा प्रेमी डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। आंखें बंद करते ही हेफोंग का मधुर कोमल गायन याद आया, जिससे किंग गुआंगलिन का दिल पिघल गया। आंखें खोलकर और एक पल सोचते हुए उसने बिस्तर के पास रखे मोबाइल फोन की तरफ हाथ बढ़ाया ताकि ऑनलाइन कुछ खोज सके। थोड़ी देर बाद किंग गुआंगलिन ने भौहें चढ़ाकर फोन रख दिया। वह उसे नहीं ढूंढ सका। बहुत स्पष्ट, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई बात नहीं, वह किसी और दिन टीचर हे से पूछ लेगा या कंप्यूटर पर खोज लेगा। अध्याय 143, अध्याय 142, चलो एक खेल खेलें। रात चांदनी पानी की तरह ठंडी थी। 11 बजे के बाद ही पड़ोसी ने कराहना और रोना शुरू कर दिया था। यह एक छोटी जंगली बिल्ली की तरह था। सनवेन अपने बिस्तर पर बेचैन होकर लेटा हुआ था, करवटें बदल रहा था, तकिया पकड़कर अपना सिर ढक रहा था और अपनी आंखें बंद करके खुद को सोने के लिए मजबूर कर रहा था। जर्ज होटल का खराब ध्वनिरोधी तंत्र सहनीय था, उसे जल्द ही रहने के लिए एक स्थिर स्थान ढूंढना था। सौभाग्य से बिल्ली का रोना केवल कुछ ही क्षणों तक चला, शायद 5 मिनट भी नहीं, और फिर वह रुक गया और वह मन ही मन हंसने लगा तथा जल्दी से सो जाने का अवसर तलाशने लगा। अन्यथा आधी रात के बाद शोर बढ़ जाएगा। उसका मन अभी नींद में डूबने ही वाला था कि तभी दूसरी तरफ से भी, जो पहले की आवाज़ों से प्रभावित थी, रोने धोने की आवाज़ें आने लगीं। लानत है। सनवेन उठकर बैठ गया, अपने बालों को बिखराया, अपनी मुट्ठी भींच ली, मानो वह दीवार पर दस्तक देना चाहता हो, लेकिन फिर वह कार्रवाई से ठीक पहले रुक गया। क्या ये होटल इसी उद्देश्य के लिए नहीं है? लोग तो बस अपनी सामान्य गतिविधियां कर रहे थे। ये वह व्यक्ति था जिसने कुछ पैसे बचाने के लिए इस सस्ती जगह में रहना चुना, जो उसे अधिक अनुचित लग रही थी। बिस्तर पर उदास होकर बैठकर कुछ देर तक सुनते हुए सनवेन ने बिस्तर के सिरहाने से कपड़े उठाए, उन्हें पहना, बटुआ और मोबाइल फोन लिया और अपने कमरे से बाहर चला गया। रात के 11 बज चुके थे। सड़कें लगभग सुनसान थीं। सड़क पर केवल कुछ कारें ही तेजी से गुजर रही थीं, जिनकी रोशनी दूर तक चमकती हुई धीरे धीरे गायब हो रही थी। सड़क पर बिना किसी उद्देश्य के घूमते हुए ठंडी गर्मी की हवा के साथ सनवेन ने तारों भरे आकाश की ओर देखा, फिर अपनी परछाई की ओर। उसके अंदर अकेलेपन की भावना जाग रही थी। लुओ शहर न तो बहुत बड़ा था और न ही छोटा, और अपने विश्वविद्यालय के वर्षों को गिनकर वह यहाँ 6 वर्षों से रह रहा था। लेकिन अब उसके पास रहने के लिए कोई जगह भी नहीं थी। घर जाने का एक क्षणिक विचार उसके हृदय की गहराई से उठा, जो तुरंत ही दबा दिया गया। घर जाने से क्या हासिल होगा?
क्या वह अपने परिवार की जमीन पर कब्जा करने के लिए दुम दबाकर वापस लौट जाएगा, जबकि वह गांव में किसी प्रमुख विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने वाला पहला व्यक्ति था? फिर उसने इतनी मेहनत से पढ़ाई क्यों की थी? यहाँ रहकर कम से कम एक मौका तो मिल सकता है, लेकिन घर पर क्या किया जा सकता है? सुबह से शाम तक खेती करना, केवल तब लौटना जब बहुत अंधेरा हो जाता था। खाना और सोना संभव नहीं होता था। ऑफ सीजन के दौरान घर घर जाकर गपशप और ताश खेलना, शहर में कभी कभार कोई छोटा मोटा काम करना। जब वयस्क हो जाते हैं तो विवाह संबंधी संबंधों के माध्यम से पत्नी ढूंढ लेते हैं, बच्चा पैदा कर लेते हैं और फिर यह आशा करते हैं कि बच्चा उस दुर्गम घाटी की पकड़ से बच निकलेगा। इन विचारों पर सनवेन ने मजाक में अपना मुंह टेढ़ा कर लिया। एक लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए जीवन जीने के बजाय वह लुओ शहर में भूखा मरना पसंद करेगा। यहाँ जड़ें जमाना आसान नहीं था, उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ी। आगे की सुविधा स्टोर अभी भी खुली थी। वह अंदर गया, अलमारियों पर नजर डाली, नानजिंग का एक पैकेट और एक लाइटर। नमस्ते, ये 14 युआन है। यहाँ सनवेन ने पैसे सौंपे, दुकान से बाहर निकला, सिगरेट खोली और एक सिगरेट जलाकर गहरी सांस ली। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने काफी समय से धूम्रपान नहीं किया था, लेकिन इस कश के कारण उन्हें चक्कर आने लगा और वे अपनी जगह पर ही लड़खड़ा गए तथा स्थिर होने के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं, फिर स्थिर होकर खड़े हुए और धीरे धीरे धुएं का गुबार छोड़ा। करियर और परिवार स्थापित करना या परिवार और करियर शुरू करना, पहले क्या आना चाहिए? वह कुछ विचलित भाव से फैलते हुए धुएं को देख रहा था। यद्यपि उनका वर्तमान वेतन बुरा नहीं था, लेकिन उनके जैसे बाहरी व्यक्ति के लिए जो लुओ शहर में अपनी जड़ें जमाना चाहता था, ये पर्याप्त नहीं था, क्योंकि आवास की कीमतें ही किसी को भी निराशा में डालने के लिए पर्याप्त थीं। इसलिए परिवर्तन अनिवार्य था। उसे उम्मीद थी कि वह तब तक इंतजार कर सकेगी। सिगरेट खत्म करने के बाद सनवेन ने सिगरेट का बट जमीन पर फेंक दिया और उसे कुचल दिया। फिर दाईं ओर जाने से पहले चारों ओर देखा। उसे याद आया कि वहां पास में ही एक बार है, सोने से पहले वहां कुछ ड्रिंक्स पी ली जाएं। 20 मिनट से अधिक समय तक चलने के बाद उसे बार नहीं मिला, बल्कि एक चाय घर आया। वह अंदर जाने से पहले झिझका, क्योंकि उसे पता था कि हर जगह शराब पीना एक जैसा ही है। एक चाय घर, जिसे अवकाश बार के रूप में भी जाना जाता है, में मुख्य रूप से धीमा संगीत होता है। इसमें सामान्य बारों की तरह शोरगुल और जोश नहीं होता, बल्कि गर्म रोशनी और सुखदायक संगीत के कारण ये कैफे जैसा लगता है। किनारे पर एक जगह ढूंढकर सनवेन ने बार की सजावट और माहौल को गौर से देखा और संतुष्ट महसूस किया। अब उसे शोरगुल की बजाय शांति ज्यादा पसंद थी। उसकी उंगलियां मेनू पर 2 बार घूमी, फिर उसने ऊपर देखा और पुकारा, मेरे लिए कुछ ऐसा लाओ जिसमें उच्च प्रमाण हो। कितनी ऊंचाई पर? बारटेंडर ने मुस्कुराते हुए गिलास हिलाते हुए पूछा। सबसे ऊंची। सबसे ऊंचे से थोड़ा नीचे। बारटेंडर ने ठीक है का संकेत दिया और बोतलों की एक श्रृंखला में से चुनने के बाद काम करना शुरू कर दिया। आधी रात हो चुकी थी। बार में ग्राहकों की संख्या ज्यादा तो नहीं थी, लेकिन बहुत कम भी नहीं थी। हर कोने में 2-2, 3-3 के समूह में बिखरे हुए लोग आपस में फुसफुसा रहे थे। बार में सिर्फ 3 लोग बैठे थे। सुनवेन को किसी का अभिवादन करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी और न ही कोई और नए दोस्त बनाने में रुचि दिखा रहा था। सब एक तरफ बैठे चुपचाप अपने अपने विचारों में मग्न थे। बारटेंडर, जिसका काम ऊब चुके ग्राहकों से बातचीत करना था, ने बातचीत शुरू करने की कोशिश की, लेकिन ये देखकर कि सनवेन ज्यादा बातूनी नहीं थी, उसने जिद नहीं की और एक मुलायम कपड़े से औजारों को पोंछने में लग गया। तेज शराब उसके गले से होते हुए सनवेन के पेट तक पहुंच गई। उसने अपने होंठ भींच लिए, एक पल के लिए रुका और आखिरकार गहरी सांस छोड़ी। इतना खराब भी नहीं। सुंदर, अकेले पी रहे हो? आवाज सुनते ही एक हल्की सी खुशबू सनवेन की नाक में घुस गई। उसने मुड़कर देखा तो लंबे लाल बालों वाली एक महिला उसके बगल में बैठी थी। उसने लाल रंग की लंबी ड्रेस और लाल रंग की ऊंची एड़ी के जूते पहने थे। उसका मेकअप बहुत ही बारीकी से किया हुआ था। चटक लाल लिपस्टिक उसके बालों के साथ जंच रही थी, जिससे वह एक धधकती आग जैसी लग रही थी, जो आकर्षण से भरपूर थी। अकेले? सनवेन ने जवाब में सिर हिलाने से पहले संक्षेप में उसका मूल्यांकन किया। उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस एक और घूंट के लिए अपना गिलास उठाया। क्या ऐसा लगता है कि वह किसी से बातचीत करने आई है? मुझे जुड़ें। अपनी आदत के अनुसार महिला उसकी ओर झुकी, उसकी आंखें उसे देखते हुए झपक रही थीं। ये तो बस एक ड्रिंक है, साथ में या अकेले, इससे क्या फर्क पड़ता है? सनवेन ने सिर हिलाया। अकेले पीना रूठना है, और दो लोग मिलकर मन को खुश कर सकते हैं। उसने मुस्कुराते हुए अपना गिलास सनवेन की ओर बढ़ाते हुए कहा, ठीक है, मैं बस अच्छी नींद के लिए पी रहा हूँ, नाराज होने के लिए नहीं। सनवेन ने हंसते हुए मना कर दिया। आपकी भौहें लगभग गांठों में बदल गई हैं, महिला ने कहना शुरू किया और सनवेन को भौहें चढ़ाते देख उसने अपनी दलील बदल दी। क्या आप मेरा उत्साह नहीं बढ़ा सकते? 2 बार अस्वीकार किए जाने के बावजूद वह नाराज नहीं दिखी, बल्कि हल्के से मुस्कुरा रही थी। सनवेन ने एक क्षण के लिए उसकी ओर देखा, फिर इशारे में अपना गिलास उठाया। बस यही एक बार, चाहे शोरगुल वाले हों या शांत, सभी मौज मस्ती और आनंद के स्थान थे। उसने एक घूंट लिया, गिलास नीचे रख दिया और आह भरी। होटल में, यहाँ तक कि लुओ शहर में भी, वह हमेशा एक बाहरी व्यक्ति की तरह महसूस करता था। हम इसे कैसे उठाएंगे? उन्होंने पूछा। जब तक वो उसे 1 नाइट स्टैंड में नहीं घसीट रहा था, कोई भी तरीका ठीक था। वो अपना ड्रिंक खत्म करेगा और वापस सो जाएगा। उठाओ क्या, बस यूं ही बेकार की बातें कर रहे हो? औरत ने अपना गिलास धीरे से हिलाते हुए, उसकी नजरें उस पर घूम रही थीं। तुम्हारे शरीर को देखते हुए, क्या तुम फिटनेस कोच हो? नहीं, सनवेन ने कंधे उचकाते हुए कहा, मैं कभी कभार ही व्यायाम करता हूं और ये परिणाम है। आप तो क्या करते हो? मैं कला में हूं। ओह, उसने आश्चर्य व्यक्त किया, मुझे अंदाजा नहीं था। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं, सनवेन ने कंधे उचकाते हुए कहा, लेकिन मैं वास्तव में एक कलाकार हूं। उसने सनवेन के हाव भाव को देखा और उसे आंख मारते हुए कहा, लगता है तुम बात करने के लिए बहुत उत्सुक नहीं हो। ठीक है, मैं थोड़ी देर तक आपका मनोरंजन करूंगा।
इससे कोई फायदा नहीं होगा। उसने अपने हिलते हुए गिलास से एक घूंट लिया। उसके होंठ रेड वाइन से चमक रहे थे और भी ज्यादा लाल लग रहे थे। क्यों ना हम कोई खेल खेलें? सुन वेन ने एक क्षण सोचा। ठीक है। अब वह कुछ ज्यादा ही उत्सुक हो गया था। अब उसके पास और कोई काम नहीं था तो वह देख ही लेता कि वह औरत क्या कर रही है। अध्याय 144। अध्याय 143। आओ और बैठो। अकेले शराब पीने के लिए बार में जाते समय आपका किसी ऐसे व्यक्ति से सामना हो सकता है जो आपको उठाने की कोशिश कर रहा हो। महिलाओं को यह आसान लगता है और पुरुषों को भी। सुनवेन उस महिला के बात करने की कोशिश से हैरान नहीं हुआ। उसकी 1.9 मीटर की ऊंचाई हमेशा उसे भीड़ में आकर्षण का केंद्र बनाती थी। स्कूल के दिनों में उसे कई बार ऐसा अनुभव हुआ था, लेकिन जब से वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाहर जाने लगा वह बहुत कम बाहर जाता था और ऐसी जगहों पर भी कम ही जाता था, इसलिए उसे ऐसा अनुभव कम ही होता था। हम क्या खेल रहे हैं? उसने सिर झुकाकर एक पल सोचा। क्या तुम्हारे पास कोई अच्छा सुझाव है? आप ही हैं जिन्होंने यह मुद्दा उठाया है, इसलिए आपको ही कुछ करना चाहिए। सनवेन ने अपने पे का एक और घूंट लिया। गिलास बड़ा नहीं था और वह उसका आधा हिस्सा पहले ही पी चुका था। तो फिर चलो सबसे सरल चीज खेलते हैं। क्या? पत्थर कागज कैंची। उसने मुट्ठी हिलाई। क्या बात है, वह खेल। सनवेन ने हंसते हुए कहा। दांव पर क्या है? एक प्रश्न। उसने उंगली उठाई। या एक अनुरोध? मैं खेलना नहीं चाहता। यदि प्रश्न या अनुरोध बहुत अधिक है तो आप मना कर सकते हैं और फिर इसे बदल सकते हैं। ऐसी स्थिति में सनवेन ने एक क्षण सोचा और फिर सिर हिलाया। ठीक है। वह समझ गया कि यह महिला सिर्फ छेड़खानी करना चाहती थी या छेड़खानी को किसी और साधन के रूप में इस्तेमाल करना चाहती थी। पत्थर कागज कैंची क्या है? ये तो दो लोगों को जल्दी से गर्म करने का एक तरीका था। इसके विपरीत कुछ ही क्षण पहले जब उसने पूछा और उसने जवाब दिया जो बिल्कुल भी दिलचस्प नहीं था। तो फिर करते हैं। उसने सुनवेन के गिलास की तरफ देखा। धीरे धीरे पियो। तुम पहले से ही अनुरोध कर रहे हो और अभी तक जीते भी नहीं हो। सनवेन मुस्कुराया। उसका चंचल मूड सामने आ गया। एक प्रश्न या अनुरोध? यह उस रात की एक स्थायी छाप छोड़नी थी। ठीक है। पत्थर कागज कैंची। उसने और सुनवेन ने एक साथ हाथ आगे बढ़ाए। एक कैंची एक पत्थर। सनवेन जीता। तुम क्या चाहते हो? उसने अपनी भौहें चढ़ाई। उसकी आंखों में छेड़खानी का भाव था। एक प्रश्न। सनवेन मुस्कुराया। आपका नाम? वह झिझकी, मानो उसे उम्मीद ही नहीं थी कि सुनवेन ऐसा पूछेगा। उसने अपने ड्रिंक का एक घूंट लिया और फिर जवाब दिया। शू वेई। जू वेई। आपका असली नाम? जू का मतलब डबल है, वेई का मूल घास है। जू वेई ने सुनवेन का हाथ पकड़ा और उसकी हथेली पर निशान बनाया। समझ गए? समझ गया। सनवेन ने सिर हिलाया, अपना हाथ भींचा और गुदगुदी वाली हथेली को रगड़ा, फिर उसकी ओर मुस्कुराया। चलो दूसरा राउंड शुरू करते हैं। पत्थर कागज कैंची। जू वेई फिर हार गए। एक सवाल। सनवेन मुस्कुराते हुए बोला। आप कहाँ से हैं? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जू वेई ने एक पल के लिए उसकी ओर देखा, फिर अचानक हंसते हुए कहा। तुम ये जानबूझकर कर रहे हो, है ना? क्या करें? मेरी पृष्ठभूमि की जांच कर रहे हो। खेलने का विचार तुम्हारा था। सनवेन ने अपने होंठ चटकाए। क्या ये सवाल बहुत ज्यादा है? सानू से, शू वेई ने जवाब दिया। क्या आप मेरी आईडी देखना चाहेंगे? जरूर। उफ, चलो फिर से चलते हैं। उसे पहले ही अंदाजा हो गया था कि सुनवेन आगे क्या पूछेगा और उसे कोई आपत्ति नहीं थी। उसने अपना हाथ ऊपर उठाया। पत्थर कागज कैंची। सनवेन, जो लगातार 2 बार जीत चुके थे, इस बार हार गए। एक अनुरोध। जू वेई ने अपनी उंगलियां चटकाईं और उसकी ओर इशारा किया। एक और ड्रिंक डाल दो। कि बहुत ज्यादा है, मैं भुगतान करूंगा। ठीक है। सनवेन ने बिना किसी हिचकिचाहट के बारटेंडर की ओर मुड़कर इशारा किया। एक और वही। आखिरकार जिस तरह से चीजें थीं उससे न तो उसे नुकसान होगा और न ही उसे कोई फायदा होगा। तुम बहुत दिलचस्प हो। जू वेई ने अपना ड्रिंक उठाया और एक और घूंट लिया। तुम्हारा नाम क्या है? पूछने के लिए तब तक प्रतीक्षा करें जब तक आप जीत न जाएं। तो फिर चलो। पत्थर कागज कैंची। जू वेई जीत गए। तुम्हारा नाम क्या है? उसने आत्मसंतुष्ट मुस्कान के साथ पूछा। सनवेन। कौन सा सूर्य? कौन सा वेन? सूर्य महान ऋषि से है जो स्वर्ग के समान है। सनवेन ने अपना कॉलर ठीक किया। और वेन सुसंस्कृत व्यक्ति से है। आपका असली नाम? क्या आप मेरी आईडी देखना चाहते हैं? जरूर। जू वेई ने अपना हाथ बढ़ाया। हे। सनवेन ने हाथ उठाया और थोड़ी उठाकर इशारा किया। अगर तुम जीत गए तो हम इस बारे में बात करेंगे। उसने अपना पे समाप्त कर लिया था, लेकिन उसमें नशे का कोई लक्षण नहीं दिख रहा था। हालांकि शू वेई द्वारा दिया गया पे उसे पसंद आया। पत्थर कागज कैंची। जू वेई फिर जीत गया, पर उसने उससे पहचान पत्र नहीं मांगा। तुम अकेले क्यों पी रहे हो? मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं पानी पीने के लिए बाहर आया। मौसम उदास नहीं है। सनवेन ने उसे सुधारा। मैं बता सकती हूँ। शू वेई ने अपनी आंखों पर उंगलियों से इशारा किया और फिर उसकी ओर इशारा किया। तुम कारण बताने से इनकार कर सकते हो, लेकिन इनकार मत करो। ठीक है, तो मैं मना करता हूँ। चलो विषय बदलते हैं। ब्रेकअप की वजह से। जू वेई ने उसे घूर कर देखा और उसके इनकार करने से पहले ही हंस पड़ी। लगता है मैंने सही अनुमान लगाया था। ठीक है, मान लो मैंने जवाब दे दिया है। सनवेन ने बिना किसी चिंता के हंसते हुए कहा। बात न करना का मतलब बस यही है। चूंकि यह अनुमान लगाया गया था, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह कोई शर्मनाक बात नहीं है। ज्यादातर लोग जो अकेले शराब पीने ऐसी जगहों पर आते हैं, उनका कारण ब्रेकअप होता है ना? उसने कंधे उचकाते हुए कहा। इसका अंदाजा लगाना बहुत आसान है। शायद 30%। शू वेई ने अपने गिलास से एक घूंट लिया और फिर उसे अपने सामने उठाया। गिलास और उसके अंदर से उसे देखते हुए। बाकी 70% मेरे जैसे हैं। ओह, किस तरह का? तुम्हारा क्या विचार है? जू वेई के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। क्या मैं यही सोच रहा हूँ? यही तो आप सोच रहे हैं। डॉट डॉट डॉट।
सुन वेन ने बिना कुछ बोले उसकी ओर देखा। ये बात कुछ ज़्यादा ही सीधी थी। ब्रेकअप से उबरने का सबसे अच्छा तरीका है। जू वेई ने अपनी बात पूरी नहीं की, लेकिन आशय स्पष्ट था। आप क्या सोचते हैं? क्या आपका भी दिल टूट गया है? सन वेन ने पूछा। बिल्कुल नहीं, लेकिन मैं हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? जू वेई हैरान लग रही थी। क्या ये भी एक और अस्वीकृति थी? मैं बस कुछ ड्रिंक्स पीना चाहता हूँ और फिर सो जाना चाहता हूँ। सन वेन ने अपने गिलास से एक बड़ा घूंट लिया। मसालेदार स्वाद उसके गले में उतर रहा था। उसे राहत की सांस लेने में एक पल लगा। ड्रिंक के लिए शुक्रिया। खेलना जारी रखना चाहते हो? खेलो। बिल्कुल, जू वेई ने अपनी टांगें पार करते हुए उसकी ओर झुकते हुए कहा। क्या तुम सच में मुझे अपनी प्रेमिका के रूप में नहीं चाहते हो? मैं निश्चित रूप से ऐसा चाहूंगा। सन वेन ने उसकी ओर देखा। तुम बहुत आकर्षक हो। यह महिला दिखने और फिगर में औसत से ऊपर थी तथा गर्म रोशनी में और भी अधिक आकर्षक लग रही थी। क्या इसमें कोई लेकिन है? ऐसा लगता है कि एक दिन के लिए ऐसा करना व्यर्थ है। सन वेन ने अपना सिर हिलाया। ठीक है। जू वेई ने सिर हिलाया, अपना सिर पीछे झुकाया और अपना गिलास खाली कर दिया। फिर उसने उसे बार पर रख दिया और उसकी तरफ सिर हिलाते हुए कहा। कितना अफसोस है। किस बात का अफसोस? तुम्हारा क्या विचार है? उसने अपनी उंगली बढ़ाकर सनवेन की छाती को छुआ और अपने लाल नाखूनों से एक गोला बनाया। मुझे लगा कि हम एक शानदार रात बिता सकते हैं। तो फिर मुझे सचमुच माफ करना। सनवेन ने अपना हाथ नहीं हटाया, बल्कि अपना पूरा हाथ उस पर टिका दिया। लेकिन फिर भी, ड्रिंक के लिए शुक्रिया। अगर तुम्हारा मन बदल जाए तो कल फिर आ जाना। शू वेई ने खड़े होकर उसे आंख मारी। मैं इन दिनों खाली हूं और यहीं रहूंगा। मुझे उम्मीद है कि हम दूसरी चीज़ों पर भी बात कर पाएंगे। सनवेन को उसके प्रति कोई घृणा नहीं थी, बल्कि वह उससे दोस्ती करना चाहता था। बस यूं ही बातचीत, जैसे अभी अभी हुई थी, काफ़ी सुकून देने वाली। यह महिला दिलचस्प थी। मेरी गर्लफ्रेंड बनने में पैसे नहीं लगते, लेकिन मुझसे बात करने में लगते हैं। जू वेई हंसी, बार में इधर उधर देखा, कुछ कदम चली और फिर रुक गई। मेरी जगह खाली है, क्या तुम सचमुच नहीं आओगे? डॉट डॉट डॉट। सनवेन ने हाथ हिलाया और दूसरी ओर देखने लगा। वह पहले से ही थोड़ा ललचा रहा था और शराब का नशा और भी बढ़ गया। कौन जाने क्या हो जाए। अध्याय 145। अध्याय 144। वयस्कों के पास गर्मी की छुट्टियां नहीं होती। समय तेजी से जुलाई में घुस गया और हालांकि शुरुआती उत्साह ठंडा पड़ गया था, किंग गुआंगलिन का उत्साह कम नहीं हुआ। सुबह वह हे फॉन के घर नाश्ता और ताज़ी सब्जियां लाता और शाम को रात के खाने के बाद वे दौड़ लगाने जाते, फिर थोड़ा आराम करते और फिर सो जाते। व्यस्त लेकिन उबाऊ नहीं। उन्होंने अपने हाथों में कॉमिक की कुल प्रगति का आधा हिस्सा पूरा कर लिया था और एक सप्ताह पहले रंग भरना बंद कर दिया था और योजना बनाई थी कि जब तक सभी चित्र पूरे नहीं हो जाते तब तक इसे छोड़ देंगे। जैसे जैसे उसकी समझ धीरे धीरे गहरी होती गई, उसे पहले के चित्रों को दोबारा देखने पर कई खामियां नजर आने लगीं। अगर उसने उनमें रंग भर दिए होते तो उसे पूरी शुरुआत नए सिरे से करनी पड़ती, जो बहुत परेशानी भरा होता। लेकिन सिर्फ रेखाचित्रों से पहले के दृश्यों, संवादों और पात्रों की स्थिति में बदलाव करना ज्यादा आसान था। बस एक चित्र को दोबारा बनाना ही काफी होता था। किंग गुआंगलिन ने एक अध्याय समाप्त किया, एक कप पानी लेने के लिए खड़ा हुआ और पीते हुए अपने पहले के चित्रों को पलटता हुआ वापस आया। उसकी प्रगति स्पष्ट थी। वह बहुत कुछ था। उसने खुशी खुशी अपना पानी खत्म किया और कप नीचे रखकर चित्रों को ध्यान से देखने लगा। मूर्खता दर नामक एक शब्द था। सरल शब्दों में कहें तो इसका अर्थ है कि कुछ समय बाद अपने अतीत को देखना और सोचना कि आप कितने मूर्ख थे। उदाहरण के लिए, जब आप 1 या 2 साल पहले सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट पर गौर करेंगे तो ज्यादातर लोग यही सोचेंगे, हे भगवान, क्या मैं सचमुच ऐसा था? मैं इतना बेवकूफ़ क्यों था? मैं आखिर क्या सोच रहा था? संक्षेप में, मूर्खता दर विकास की गति का एक माप है। चक्र जितना छोटा होगा, विकास उतना ही तेज होगा। अगर आपको कई सालों बाद भी ऐसा महसूस नहीं होता है तो शायद आपकी मदद करना असंभव है। किंग गुआंगलिन ने पिछले दिन के अपने काम को बचकाना मानने की हद तक अतिशयोक्ति नहीं की, लेकिन लगभग 1 महीने के बाद उन्होंने अपने काम की शुरुआत में ही केवल एक कारणात्मक जांच करके उसमें कई समस्याएं पाईं। ये दृश्य बहुत व्यस्त था, चरित्र व्यवस्था बहुत घनी थी। ये सामने का दृश्य बेजान लगता है, एक पीछे का दृश्य बनाना चाहिए था। जितना अधिक उसने सीखा, उतनी ही अधिक समस्याएं उत्पन्न हुईं। उन्होंने इन मुद्दों का सारांश लिखने के लिए कलम और कागज लिया, फिर खड़े होकर कार्यालय का दरवाजा खटखटाया। अंदर आएं। चेन रुई, जो अपने डेस्क पर बैठकर स्केचन कर रहा था, उसने अपनी कलम नीचे रख दी और सीधा खड़ा हो गया जब उसने किंग गुआंगलिन को प्रवेश करते देखा। क्या हुआ? मुझे कुछ सवाल पूछने हैं, अगर ज्यादा परेशानी न हो तो। किंग गुआंगलिन बैठते हुए हंसा। यह उसकी पहली पूछताछ नहीं थी और चेन रुई, जो एक अच्छा इंसान था, हमेशा विस्तृत जवाब देता था। आगे बढ़ो, मेरे पास और कुछ नहीं है। चेन रुई खड़ा हुआ, एक कप पानी डाला और उसकी ओर बढ़ाते हुए बोला, जिस गति से तुम आगे बढ़ रहे हो, मेरे पास 1 साल में तुम्हारे लिए कोई जवाब नहीं होगा। वह किंग गुआंगलिन की प्रगति की गति से आश्चर्यचकित नहीं थे। एक ठोस नींव के साथ किंग गुआंगलिन को चित्रकारी स्वाभाविक रूप से आ गई। मुख्य बात कलम में नहीं, बल्कि कागज पर थी। पहले वह विभिन्न तत्वों और कथाओं को समेटने के लिए एक ही चित्र का इस्तेमाल करते थे। अब वह एक ही कहानी कहने के लिए सैकड़ों से हजारों चित्रों का इस्तेमाल कर रहे थे। यही सार था। कुछ हिस्से ऐसे हैं जिनके बारे में मुझे नहीं पता कि उन्हें कैसे व्यक्त किया जाए। ये हमेशा अजीब लगता है, जैसे कि यहाँ। किंग गुआंगलिन ने अपनी पुस्तिका खोली, उसे आगे बढ़ाया और कहा, शब्दों के साथ इसे व्यक्त करना आसान है, लेकिन ये चित्र में अच्छी तरह से अनुवादित नहीं होता है। किंग गुआंगलिन द्वारा बताए गए भाग पर एक क्षण तक विचार करने के बाद चेन रुई ने सुझाव दिया, क्या आपने दूर से देखने का प्रयास किया है? मैंने कोशिश की। तो फिर कोई रास्ता नहीं है, तुम्हें इसे छोड़ना ही होगा। चेन रुई ने कंधे उचकाते हुए कहा, जरूरत पड़ने पर तुम्हें ऐसे विवरणों को नजरअंदाज करना ही होगा।
उन पर ज्यादा ध्यान मत दो, हालांकि उन्हें स्पष्ट रूप से चित्रित करना बेहतर है। शब्द और चित्र मौलिक रूप से अलग अलग होते हैं। कुछ क्षण सोचने के बाद किंग गुआंगलिन ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है। शब्दों की अपनी ताकत होती है और चित्रों की अपनी, कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। और यह हिस्सा ... बाहर रंग भरने का काम पूरा करने के बाद सन वेन ने चित्रकारी का अभ्यास करने के लिए अपना पेंट ब्रश उठाया। उस रात के बाद वह दोबारा बाहर नहीं गया। पिछले सप्ताहांत उसने एक कमरा किराए पर लिया। अब उसे बिल्ली की म्याऊं म्याऊं नहीं सुननी पड़ती थी। वह ज्यादा खुश महसूस कर रहा था। आधे महीने से भी ज्यादा समय से उसने कोई ढिलाई नहीं बरती थी। रंग भरने के अलावा वह चित्रकारी भी करता रहा, घर आकर भी सीखता रहा। उसका दृढ़ निश्चय यूले से भी ज्यादा मजबूत लग रहा था, जिससे किंग गुआंगलिन हैरान रह गया। क्या ये दिल टूटने की ताकत थी? सुन वेन किंग गुआंगलिन के सवालों पर बस मुस्कुराती थी। कभी कभी उसके पास ऐसे सवाल लेकर दौड़ती थी जो उसे समझ में नहीं आते थे, बिल्कुल यूले की तरह, व्यवहारिक रूप से गुरु और प्रशिक्षु की तरह। लिन कहाँ है? कुछ देर चित्र बनाने के बाद उसने ऊपर देखा, किंग गुआंगलिन को नहीं देखा और यूले से पूछा जो उसके बगल में था। भाई लिन कार्यालय में है, काफी समय से वहीं है। यूले ने वास्तव में किंग गुआंगलिन को कार्यालय में प्रवेश करते देखा था, शायद फिर से कुछ पूछने गए थे। बड़े शॉट वास्तव में बड़े शॉट थे, चाहे वे कितने भी कुशल क्यों न हो, फिर भी उन्होंने कड़ी मेहनत की। इससे उन्हें एक कहावत याद आ गई, जब हर कोई कड़ी मेहनत कर रहा है तो आपकी कड़ी मेहनत का क्या मतलब है? इस विषैले प्रेरक भाषण ने यूले को क्षण भर के लिए ही विषाक्त कर दिया। उसके बाद उसने अपनी मानसिकता को समायोजित किया। वे प्रतिस्पर्धा में नहीं थे। जो बड़ा खिलाड़ी जितना अधिक कुशल होगा वह उतना ही अधिक सीख सकेगा। ओह, सन वेन ने मुस्कुराते हुए कार्यालय के दरवाजे की ओर देखते हुए सिर हिलाया। क्या ये स्कूल में वापस आने जैसा नहीं लगता? उसने कार्यालय के दरवाजे की ओर इशारा किया। लिन कक्षा प्रतिनिधि की तरह है, जो प्रश्न पूछने के लिए दौड़ता है और फिर हमें पढ़ाने के लिए बाहर आता है। ओह, मैंने स्कूल में कभी भी कक्षा प्रतिनिधि से प्रश्न नहीं पूछा। नहीं, मैंने अक्सर शिक्षकों से पूछा। यूले ने अपना सिर खुजलाया, क्योंकि वह कुछ समझ नहीं पा रहा था। तस्क अकादमिक ड्रैग, हे। यूले ने कार्यालय की ओर देखा। अभी माहौल बहुत अच्छा है, अगर यह इसी तरह चलता रहा। वह रुका और झिझकते हुए सुनवेन की ओर देखा। भाई वेन, क्या आप सचमुच इस पर विचार नहीं कर रहे हैं? जाओ। सनवेन ने भौहें चढ़ाईं, उसे बीच में रोका और चारों ओर देखा। उस बारे में बात मत करो। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। यूले ने आज्ञाकारी ढंग से अपना मुंह बंद कर लिया और अपना चित्र बनाना जारी रखने के लिए झुक गया। ... कार्यालय में अध्याय 146, अध्याय 144। वयस्कों के पास गर्मी की छुट्टियां नहीं होती। अंडरस्कोर 2। किंग गुआंगलिन चेनरुई की बात पूरे आत्मविश्वास से सुन रहा था, बीच बीच में सिर हिला रहा था। उसे मानना पड़ा कि चेनरुई वाकई इस मामले में पेशेवर है और किसी भी बात को छुपाता नहीं था। तो फिर अगर चित्र बनाते समय मेरे पास कोई बेहतर विचार आता है तो क्या मैं कहानी में मामूली बदलाव कर सकता हूँ? ऐसा न करना ही बेहतर है। चेनरुई ने सिर हिलाया। अगर आप अपनी कॉमिक्स खुद बना रहे होते तो उसे अपनी मर्जी से बदल सकते थे, लेकिन इस कहानी का लेखक कोई और है। वही असली रचनाकार है। ठीक है, किंग गुआंगलिन ने बिना किसी बदलाव के विचार के सहजता से पूछा। मूल रचना का सम्मान करें। चेनरुई ने विषय को छोड़ा नहीं, बल्कि आगे कहा, आखिरकार कोई नहीं जानता कि कहानी लिखते समय वह क्या सोच रहा था। आप क्या सोचते हैं कि इसमें सुधार किया जा सकता है? हो सकता है कि वह भी इससे वाकिफ हो, लेकिन उसने किसी कारण से इसे इस तरह से डिजाइन करने का फैसला किया, कुछ भावनाओं, अनुभूतियों या अनुभवों के कारण। ये किसी और के लिए स्पष्ट नहीं है, सिवाय उसके खुद के, जो जानता है कि कौन से हिस्से सिर्फ उसकी नजरों के लिए लिखे गए हैं। ये तो समझ में आता है। किंग गुआंगलिन ने सुनते हुए सिर हिलाया, फिर झिझकते हुए कहा, लेकिन अपने लिए लिखने की तुलना में क्या पाठकों के लिए कहानी को अधिक उत्कृष्ट बनाना अधिक महत्वपूर्ण नहीं है? चेनरुई ने पूछा। उत्तम से आपका क्या मतलब है? किंग गुआंगलिन अटक गया था। चेनरुई ने मुस्कुराते हुए कहा, कभी कभी खुद के लिए लिखी गई चीजें ही पाठकों को सचमुच आकर्षित करती हैं, क्योंकि रचनाएं अक्सर व्यक्तिगत शैली और विचारों से ओतप्रोत होती हैं जो समान विचारधारा वाले लोगों को आकर्षित करती हैं। मानवता के दुख और सुख एक जैसे नहीं हो सकते, लेकिन साहित्य, चित्रकला, संगीत, कविता और ऐसी कलाएं भावनात्मक रूप से प्रतिध्वनित हो सकती हैं। मेरे लिए कॉमिक्स का आकर्षण यही है। क्या ऐसा है? किंग गुआंगलिन को स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वह समझ नहीं पाया कि वह क्या था। चेनरुई ने जवाब दिया, क्या समान रुचियों वाले दोस्तों का समूह मिलने से अधिक खुशी की कोई बात हो सकती है? पकड़ना। किंग गुआंगलिन ने एक पल सोचा, फिर उसे एहसास हुआ कि क्या गड़बड़ है। क्या असली मकसद पैसा कमाना नहीं है? मौजूदा मुख्यधारा के बाजार के खिलाफ जाना बिल्कुल नहीं चलेगा। हमें पाठकों की पसंद को प्राथमिकता देनी चाहिए। ये सच है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। चेनरुई ने मेज पर हल्के से अपनी उंगलियां थपथपाईं, उसकी ओर देखते हुए। क्या होगा यदि हर कोई मुख्यधारा के दर्शकों को ध्यान में रखकर उनकी पसंद के प्रकार और शैली के चित्र बनाए? क्या होगा? किंग गुआंगलिन ने सोचने की जहमत नहीं उठाई और बस उसके जवाब का इंतजार करने लगी। हर कॉमिक एक जैसी दिखेगी। क्या यह नीरस नहीं होगा? निश्चित रूप से नहीं। ऐसा कुछ नहीं है जो दूसरे उद्योगों में न हुआ हो। चेनरुई ने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाते हुए कहा, यह सच है कि पाठक भगवान है, लेकिन हमें कट्टर नास्तिक होना होगा। आप पल पल की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। पाठकों की रुचि कभी भी बदल सकती है, मुख्यधारा के रुझान बदल सकते हैं, और केवल पहले खुद को संतुष्ट करके, अपनी विशिष्टता से दूसरों को प्रभावित करके ही आप असली कृतियां बना सकते हैं। इसलिए कॉमिक्स विविधता के साथ फल फूल सकती हैं, न कि एक ही फॉर्मूले के सतही बदलावों के साथ। ये तो सही है। किंग गुआंगलिन को लगा कि चेनरुई फिर से नाटकीय लगने लगा है। अपनी सामग्री समेटते हुए वह अपनी सीट से उठा। मुझे चलना होगा। विविधता का विकास, यह एक उद्योग की बात है। वह फलना फूलना नहीं चाहता था, वह सिर्फ पैसा कमाना चाहता था।
इसके बारे में सोचो, मुझे आशा है कि तुम अपनी खुद की शैली पालोगे। चेन लुई अपनी सीट पर घूम गया और खिड़की से बाहर देखने लगा। यदि उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना था तो वह हाथ से बनाई गई कॉमिक्स के बारे में क्यों सोचेगा, जबकि कंप्यूटर टेम्पलेट्स का उपयोग करके तीसरी श्रेणी की कॉमिक्स बनाना अधिक तेज और अधिक स्थिर था। फिर भी फास्ट फूड को सिर्फ पैसे के लिए चलाने का क्या मतलब था? इसका कोई मतलब नहीं था। जीवन का अर्थ पैसा कमाना नहीं है। किंग गुआंगलिन अपनी सीट पर वापस आ गया। उसने जल्दी से अपना ब्रश उठाकर चित्र नहीं बनाया, बल्कि अपने अधूरे काम को पकड़कर उसे फिर से देखा। चिंतन करना, विचार करना, पचाना। जिन चीज़ों को बदलने की ज़रूरत थी उन्हें वह बदल देता था, और जिन चीज़ों को बदलने का उसे अंदाज़ा नहीं था उन्हें वह बाद में सोचने के लिए चिन्हित कर देता था। उसे पता भी नहीं चलता था कि काम छोड़ने का समय आ गया है। समय हो गया है, मिलते हैं बॉस। जियांग लिंगलिंग अपनी पीठ पर बैग लटकाए किंग गुआंगलिन के घर के पास से गुजरी और कुछ कदम चलने के बाद रुक गई। बॉस, क्या आप इस सप्ताहांत में फ्री हैं? मैं व्यस्त हूँ, मुझे कुछ काम है, किंग गुआंगलिन ने हाथ हिलाकर कहा। अलविदा। ठीक है तो। जियांग लिंगलिंग ने सिर हिलाया, स्पष्ट रूप से मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा, और हल्के कदमों से कंपनी से बाहर चला गया। अपनी चीजें व्यवस्थित करने के बाद किंग गुआंगलिन ने सुनवेन की ओर देखा, जो अभी भी अपनी मेज पर व्यस्त था। झुककर पूछा, फिर से ओवरटाइम कर रहे हो? अब और नहीं। सनवेन ने अपनी आखिरी कलम पूरी की, कलम नीचे रखी और सामान समेटने लगा। मैं घर पर भी चित्र बना सकता हूँ। सोमवार को आना, तुम देखना और मुझे कुछ सुझाव देना। मैं कह रही हूँ, तुम अपने रंग भरने के काम पर क्यों नहीं टिकते और ये चित्र बनाने पर जोर क्यों नहीं देते? किंग गुआंगलिन ने सोचा, तुम्हें क्या हो गया है? कहीं ये ब्रेकअप की वजह तो नहीं है? अरे, मैं वैसे भी खाली हूँ, बस सीख रहा हूँ। सनवेन हमेशा उसे इसी तरह टाल देता था और किंग गुआंगलिन कारण पूछने में बहुत आलसी था। क्या आप सप्ताहांत में घर पर ही रहकर चित्र बनाने वाले हैं? मैं और क्या कर सकता था? सनवेन ने पलटकर कहा और फिर अपने माथे पर थपकी देते हुए कहा, ओह, यूफी की शादी रविवार को है। क्या हमें साथ चलना चाहिए या क्या? चलो साथ चलते हैं। मैं उस जगह से बहुत परिचित नहीं हूँ जो उसने बुक की है, इसलिए मैं गलत रास्ता नहीं अपनाना चाहता। ठीक है, हम मेरे ज़ियाओयू के घर पर मिलेंगे और हम तीनों साथ चलेंगे। सुनवेन ने सिर हिलाया। जल्दी से योजना पर सहमत होने के बाद वे दोनों सीढ़ियों से नीचे उतरे और बस स्टेशन की ओर चल पड़े। किंग गुआंगलिन की बस पहले आ गई। उसने आवाज़ लगाई, बस में चढ़ा, अपने सिक्के डाले और पीछे बैठ गया। वह पहली बार अपनी ही उम्र के किसी व्यक्ति की शादी में शामिल हुआ था और उसे अंदर से थोड़ा अलग महसूस हो रहा था। अब सचमुच शादी करने का समय आ गया था। स्कूल में बीते कुछ साल की मस्ती मजाक और मस्ती उसे अब भी कल की ही बात लगती थी। पलक झपकते ही घर बसाने का समय आ गया। यूफेई, वह लड़का, हर दिन एक बास्केटबॉल को पकड़े रहता था और गर्मी के दिनों में धूप में अकेले ही खेलता था, जबकि बाकी सभी को बहुत गर्मी लगती थी, एक मूर्ख की तरह। वह सोचता था कि क्या विवाह उसे बदल देगा। घर जाते हुए बस से वह पास के चौराहे पर उतरा और अचानक लिटिल फैटी की चीखें सुनी। वह आंटीली की काली बिल्ली को पकड़े हुए बेतरतीब ढंग से इधर उधर भाग रहा था। तुम किस बात पर चिल्ला रहे हो? किंग गुआंगलिन ने अपने कान साफ किए। बच्चे का चिल्लाना सचमुच परेशान करने वाला था। बड़े काले चारकोल का सुपर ट्रांसफॉर्मेशन मोड। काली बिल्ली को पकड़े हुए लिटिल फैटी ने किंग गुआंगलिन की ओर इशारा करते हुए कहा, भाई लिन, बेहतर होगा कि तुम आत्मसमर्पण कर दो, वरना मेरी लेवल 2 तोप। ये सब क्या बकवास है? घर जाओ और खाना खाओ, वरना तुम्हारी माँ तुम्हें मारेगी। मैं पहले ही खा चुका हूँ। लिटिल फैटी बिल्ली को पकड़े हुए किंग गुआंगलिन के पीछे पीछे आया। भाई लिन, क्या तुम मेरे लिए आयरन निकलेड लिटिल ट्रेजर से एक बड़ा काला कोयला बना सकते हो? नहीं। चलो भाई लिन, मेरे लिए भी एक बनाओ। इसे स्वयं बनाओ। किंग गुआंगलिन ने अपने हाथ जेब में डाले और घर की ओर चल दिया। आपने मुझे अभी अभी आत्मसमर्पण करने को कहा था, चित्र बनाने से मना किया था। मैं गलत था। भाई लिन, कृपया इसे मेरे लिए बनाओ, लिटिल फैटी ने किंग गुआंगलिन के साथ टैग करते हुए कहा। क्या यह आपके शिक्षक का असाइनमेंट है? नहीं, मैं तो बस यही चाहता था। मेरा पैर चाहिए, घर चलो। किंग गुआंगलिन ने उसे विदा किया। क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया? गर्मी की छुट्टियां हैं, अभी बहुत दिन बाकी हैं, कोई जल्दी नहीं है। लिटिल फैटी ने झिझकते हुए अपना सिर उठाया और किंग गुआंगलिन की तरफ कुछ आत्मसंतुष्ट नजरों से देखा। बड़ों की तो गर्मी की छुट्टियां होती नहीं है ना? तो क्या हुआ अगर हम ऐसा नहीं करते? मेरे पास 1-2 महीने हैं। न्याह 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 न्याह। उसने कई बार अपनी जीभ बाहर निकाली, मानो किंग गुआंगलिन को चित्र बनाने में मदद न करने के लिए ताना मार रहा हो, और बिल्ली के साथ दूर भाग गया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। अध्याय 147। अध्याय 145। तुम बहुत चालाक हो। किंग गुआंगलिन के लिए शनिवार की सुबह भी सप्ताह के दिनों से अलग नहीं थी, सिवाय इसके कि वह 1 घंटे बाद उठा, बाथरूम में नहाया, कपड़े बदले और ऊर्जा से भरपूर होकर बाहर जाने के लिए तैयार था। ओह, और वह उन कपड़ों को पहनेगा जो टीचर ने उसके लिए खरीदे थे, ताकि अगर हेफॉन साथ में खरीदारी करना चाहे तो वह बेमेल न लगे। तुम शनिवार को इतनी जल्दी क्यों उठ रहे हो? किन की माँ पहले ही सैर से खाली हाथ लौट आई थी। हेफॉन के स्कूल से चले जाने के बाद से वह नाश्ता नहीं लाई थी। बेशक, यह मजे के लिए है। किंग गुआंगलिन ने उस पर शरारत से मुस्कुराते हुए कहा, तुम जानबूझकर पूछ रही हो जबकि तुम्हें जवाब पता है। तुम घर पर बहुत कम ही रहते हो, मुझे लगता है कि तुम उसके साथ रहने चले जाओ, ताकि तुम यहाँ मंडराना और मुझे परेशान करना बंद कर दो। चाहे दिन भर घर पर रहकर उसे देखते रहना उसे बेचैनी देता हो, या उसका हर समय बाहर रहना और घर न आना उसे परेशान करता हो। किन की माँ को हमेशा कोई नापसंदगी जरूर होती थी। वह सुबह की खबरें देखने के लिए टीवी चालू कर देती और लगातार बुदबुदाती रहती, अगली बार मैं ताले बदलूंगी, अकेले ही अच्छे से खाऊंगी पीऊंगी, और तुम अंदर भी नहीं आ पाओगे, तब मुझे थोड़ी शांति मिलेगी। अरे, मुझे ये पसंद आएगा, लेकिन वह मुझे निश्चित रूप से बाहर निकाल देगी।
किंग गुआंगलिन ने अपने जूते बदलने का काम पूरा किया, उन्हें ठीक करने के लिए 1-2 बार पैर पटके, ये सुनिश्चित करने के लिए बेडरूम की ओर देखा कि वह कुछ भूल तो नहीं गया है, और फिर जाने के लिए तैयार हो गया। मैं अब बाहर जा रहा हूँ। अब तुम्हारी चमड़ी सचमुच मोटी हो गई है, किंग की माँ ने तिरस्कारपूर्वक कहा, और जैसे ही वह बाहर निकला उसने अपनी आवाज़ ऊंची कर ली। क्या तुम आज रात के खाने के लिए वापस नहीं आओगे? शायद नहीं, अगर मैं उसके साथ आऊँ तो फ़ोन करूँगा। ठीक है। किंग गुआंगलिन ने दरवाज़ा बंद किया और बाहर निकल आया। 9:05 पर धूप तेज हो चुकी थी, उसकी तपिश उसकी त्वचा पर पड़ रही थी। वह सड़क किनारे एक पेड़ की छांव में खड़ा हुआ और साउथ फ्लाई रोड के कोने पर नाश्ते की दुकान की तरफ बढ़ा और लापरवाही से 2 कटोरी बाजरे का दलिया और 2 सर्विंग हाथ से बनाए हुए पैनकेक ले जाने का ऑर्डर दिया। फिर किराने का सामान खरीदने बाजार चला गया। शनिवार की दोपहर को हेफोंग एक शानदार दोपहर का भोजन पकाते थे और वे दोनों साथ मिलकर खाते थे। मकान मालिक ने पिछले सप्ताह एक रेफ्रिजरेटर स्थानांतरित किया था। उन्होंने 200 युआन की अग्रिम राशि जमा की थी, जो आंशिक रूप से वापस कर दी जाएगी 100 युआन बाहर जाने पर, तथा अन्य 100 युआन टूट फूट शुल्क के रूप में ले लिए जाएंगे। यह विचार करते हुए कि बचे हुए भोजन को रेफ्रिजरेटर में रखा जा सकता है, किंग गुआंगलिन बाजार में कुछ देर और रुका, अतिरिक्त मात्रा में किराने का सामान खरीदा और थैलों में भरकर हेफोंग के घर वापस ले गया। किराने का सामान फ्रिज में रखने के बाद उन्हें व्यवस्थित किया और आलू जैसी गैर रेफ्रिजरेशन वाली सब्जियों को रसोई में रख दिया। उसने चुपचाप बेडरूम का दरवाजा खोला, बाजरे का दलिया और हाथ से पके हुए पैनकेक मेज पर रखे और हेफोंग के बिस्तर की ओर मुड़ गया। आज यह अजीब था, वह अपनी रजाई से ठीक से ढकी हुई थी, जबकि उसकी आदत थी कि वह उसे एक तरफ फेंक देती थी और बस एक कोने को पकड़े रहती थी। कुछ तो गड़बड़ लग रही थी। किंग गुआंगलिन ने भौहें चढ़ाईं, उसे लगा कि कुछ ठीक नहीं है। उसका हाथ कंबल में घुसते ही अचानक रुक गया और उसने उसे उठाकर उसके होठों पर शरारत से हाथ फेरा। उठने का समय हो गया है। हेफेंग ने कोई हलचल नहीं की, ऐसा लग रहा था कि वह अभी भी गहरी नींद में है, लेकिन किंग गुआंगलिन ने उसकी बंद आंखों को स्पष्ट रूप से हिलते हुए देखा। उसने पोसम खेलना सीख लिया है। वह मन ही मन हंसा। हंफ, मैं तुम्हें अच्छे व्यवहार के लिए श्रेय दूंगा, हेफेंग ने संतुष्ट होकर गुनगुनाया जब उसने अपनी आंखें खोली और उठकर बैठ गई और किंग गुआंगलिन के प्रदर्शन को संतोषजनक स्वीकृति दी। किंग गुआंगलिन ने उलझन का नाटक किया, तुम्हारा क्या मतलब है? मैं बस बाथरूम गई थी और जब तुम आए तो मैं सोई नहीं थी। हेफेंग ने उसे आत्मसंतुष्ट भाव से देखा और अपना सिर हिलाया। मैं सोने का नाटक कर रही थी, बस ये देखने के लिए कि तुम हर सुबह जब आते हो तो ठीक से व्यवहार करते हो या नहीं, और ये देखने के लिए कि तुम सोते समय कोई शरारत तो नहीं करते। तुम बहुत धूर्त हो। हे, सहपाठी किन बहुत अच्छा व्यवहार करता है। हेफेंग ने उसे दिए गए नाश्ते का एक निवाला लिया। तुमने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया है। उसने किंग गुआंगलिन को अचानक पकड़ने और उससे कुछ मांगे करवाने की योजना बनाई थी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वह बहुत अच्छा व्यवहार कर रहा था। उसकी योजना विफल हो गई थी। बेशक मैं एक सज्जन व्यक्ति के अलावा कुछ नहीं हूँ, किंग गुआंगलिन ने एक ईमानदार व्यक्ति की तरह तथ्यात्मक रूप से कहा। वह तो बहुत करीब था, सौभाग्य से वह अभी रजाई के नीचे नहीं घुसी थी। हेफेंग ने आंखें घुमाई। सज्जनों, सचमुच सज्जन लोग मालिश के नाम पर हर रोज किसी औरत की पिंडलियों की मालिश तो नहीं करते होंगे, लेकिन अगर उसने अभी चुपके से उसे थोड़ा सा छू भी लिया होता तो कोई बात नहीं। उसके लिए नाश्ता लाने की रोजाना की मेहनत तो थोड़ी बहुत छूट की हकदार थी। एक पुरुष के लिए काम से घर आकर रोशन घर, मेज पर गर्मागर्म व्यंजन और कोई पहले से ही बर्तन समेटे उसके साथ खाना खाने के लिए तैयार, इससे ज्यादा खुशी की कोई बात नहीं होती। एक महिला के लिए सुबह आलस से जागना और बिस्तर से उठे बिना ही सीधे मुंह में नाश्ता पहुंच जाना, इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। उसे स्वयं उठकर नाश्ता बनाने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी, लेकिन प्यार और लाड़ प्यार का एहसास ही उसके दिल को पिघला सकता है। हेफेंग ने अपने पैनकेक का एक निवाला खाया, बाजरे के दलिया का घूंट लिया और संतुष्ट होकर आह भरी। हालांकि वह सप्ताह के दिनों में भी नाश्ता करती थी, लेकिन जब तक वह उठती किंग गुआंगलिन काम पर जा चुका होता। केवल सप्ताहांत में ही वह उसके साथ होने के इस संतोषजनक एहसास का आनंद ले पाती थी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, उसने किंग गुआंगलिन को अपनी ओर खींचा और उसके गाल पर चुंबन किया। क्या तुमने किराने का सामान ले लिया? सावधान रहना, किंग गुआंगलिन ने चेतावनी दी, क्योंकि उसने बाजरे का दलिया सावधानी से पकड़ा हुआ था। जब उसने उसे खींचा तो वह लगभग गिर ही गया। मैंने गिरा दिया, वे सब फ्रिज में हैं। तुमने क्या क्या खरीदा? पसलियाँ, चिकन विंग्स, भिंडी, आलू, गाजर, अंडे, टमाटर और हरी मिर्च। बहुत बढ़िया, फिर बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और भी अधिक खुश महसूस करते हुए हेफोंग ने किंग गुआंगलिन से बाजरा दलिया लिया और उसे अपने होठों से लगाया। लो, मैं तुम्हें खिलाता हूँ। मेरे पास अपना है, तुम पी लो। किंग गुआंगलिन ने सिर हिलाया। उसका कटोरा अभी भी मेज पर अछूता पड़ा था। पी लो, हेफोंग ने जोर देकर कहा। ठीक है ठीक है। किंग गुआंगलिन ने एक छोटा सा घूंट लिया। तुम खाओ, तुमने तो बस इतना ही पिया। हेफेंग ने अपनी नाक से कुड़ी, उसकी नाक से एक बड़ा घूंट लिया और फिर उसे गले लगा लिया। ममम ममम। उद्धरण चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। इससे पहले कि किंग गुआंगलिन को पता चले कि वह क्या करने वाली है, उसने उसे गले लगाया और उसे एक बड़ा घूंट पिलाया, फिर जानबूझकर मुंह बनाते हुए कहा, क्या तुम्हें घिन नहीं आ रही है? उसे याद आया कि जब उसने स्कूल कैफेटेरिया में ऐसी चीजें देखी थी तो उसे बहुत घिनौनी लगी थी, लेकिन अब जब वह इसका अनुभव कर रहा था तो उसे यह इतना बुरा नहीं लगा। स्कूल कैफेटेरिया की बात करें तो एक बार इसी मुद्दे पर बहस हुई थी। तब हेफेंग ने उसे बेशर्म कहा था। आह, महिलाएं हमेशा एक बात कहो और उसका मतलब कुछ और हो। अब तुम्हें मैं घिनौनी लग रही हूँ। जब तुम मेरी कैंडी छीन रहे थे तब तुम्हें कोई आपत्ति नहीं थी। नहीं, मुझे तुम्हें एक और चम्मच खिलाना होगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। किंग गुआंगलिन ने हार मान ली। वे जो कटोरा इस्तेमाल कर रहे थे वह बड़ा नहीं था और उसके 2 घूंट पीने के बाद वह आधा खाली हो चुका था। उसके पास अपना कटोरा खोलकर उसे देते हुए, इसे पी लो।
अब तुम आदी हो गए हो। हे फैंग ने कटोरे के किनारे से घूंट भरकर कहा, उसे फिर से खिलाने के लिए ऊपर देखते हुए। मम, मेरा यह मतलब नहीं था। किंग गुआंगलिन ने उसे मुंह बनाते हुए देखा और एक और चम्मच पिलाने से खुद को नहीं रोक सका। फिर बोला, तुम ये कटोरा पी लो, मैं तुम्हारा बचा हुआ थोड़ा सा हिस्सा ले लूंगा। ओह, हे फैंग ने उसकी छोटी आधी कटोरी को अपने हाथ में पकड़े हुए आधे कटोरे से बदल दिया। और चाहिए? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। एक और कृपया। अध्याय 148, अध्याय 146। फिर क्या? जब दो लोग लंबे समय तक एक साथ रहते हैं तो वे अक्सर एक दूसरे के साथ सहज हो जाते हैं। किंग गुआंगलिन को इसमें कुछ भी गलत नहीं लगा। उसके होंठ पहले भी उसके द्वारा सूजे गए थे, तो फिर उसे खाना खिलाने की क्या बात थी। नाश्ता खत्म होने के बाद कटोरे में एक आखिरी चम्मच दलिया बचा था। किंग गुआंगलिन ने उसे एक चम्मच दलिया खिलाना चाहा, लेकिन उसने मना कर दिया। मुझे यह नहीं चाहिए, ये घिनौना है। हे फैंग ने अपना रुख बदला, अपने शरीर को मोड़ा, सीधा लेट गई और अपने सिर को एक पतले कंबल से ढक लिया। इसे ग्रहण करें या छोड़ दें। किंग गुआंगलिन ने आखिरी चम्मच गटक लिया, पैकेजिंग का कचरा साफ करके फेंक दिया। फिर उसने अपने जूते उतारे और कंबल उठाए बिना ही बिस्तर में घुस गया। उसने हे फॉन्ग को एक रोल में लपेटा, उसे कसकर गले लगाया और कंबल के ऊपर से ही उसके चेहरे वाली जगह पर चूमा। तुम तो एक बड़े हरे प्याज के पैनकेक जैसी हो, तो फिर मुझे खा लो। कंबल के नीचे हे फैंग की आवाज़ दबी हुई थी, लेकिन हंसी सुनाई दे रही थी। ठीक है, मैं देखता हूँ कि कहाँ से शुरू करूँ। उसने कंबल खींचने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, जिससे हे फॉन्ग का चेहरा सामने आ गया और हंसते हुए बोला, मैं यहीं से शुरू करता हूँ। कोलेजन से भरा उसका छोटा सा चेहरा मनमोहक लग रहा था। रुको, मेरा दम घुट रहा है, थोड़ा छोड़ दो। हे फैंग ने संघर्ष करते हुए कंबल से बाहर आकर पलटी खाई और किंग गुआंगलिन को अपने नीचे ढक लिया। अब तुम स्कैलियन पैनकेक हो, तो फिर मुझे खा लो। मेरा पेट भर गया है, खाना नहीं चाहती। उसने उसे कंबल से ढक दिया, उस पर सवार हो गई और बोली, हिलना मत, हरे प्याज के पैनकेक हिलने नहीं चाहिए। ठीक है, मैं नहीं हिलूंगा। ठीक है, अच्छा बनो। हे फैंग ने कंबल के ऊपर से उसका चेहरा अपने चेहरे से सटाया और फुसफुसाने से पहले कुछ देर तक धीरे से रगड़ा। सहपाठी किन, मैं सचमुच तुम्हें खा जाना चाहता हूँ। मुझे क्या करना चाहिए? जिस व्यक्ति से आप प्यार करते हैं उसका हर दिन आपको गले लगाना और दुलारना कभी कभी यातनापूर्ण हो सकता है। अचानक टीवी पर कंसोर्ट जिंग की एक पंक्ति उसके दिमाग में आई। क्या आप जानते हैं, मेरे महल में 326 ईंटें हैं और मैंने उनमें से प्रत्येक को अनगिनत बार छुआ है और उनमें से 31 में पहले से ही बारीक दरारें दिखाई दे रही हैं। पहले जब दोनों सौहार्दपूर्वक रहते थे और यह सब देखते थे तो वे इसे पूरी तरह से समझ नहीं पाते थे और सोचते थे कि यह सिर्फ बोरियत है। अब हे फॉन्ग को अचानक उसकी बात समझ में आ गई, ये सिर्फ बोरियत से कहीं अधिक था। महल में महिलाएं, इसके बारे में सोचकर भी दुख होता है। मुझसे बदबू आ रही है, स्वाद भी अच्छा नहीं लगेगा। किंग गुआंगलिन को थोड़ा घुटन महसूस हुई और उसने हवा के लिए अपना सिर बाहर निकाला, हाथ ऊपर उठाते हुए कहा, क्या मैं तुम्हें अपना हाथ चखने दूं? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। अरे, तुमने तो सच में काट लिया। उसने थोड़ा सा मुंह बनाया, लेकिन जोर से हाथ हटाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, बस दूसरे हाथ से उसके माथे को धक्का दिया। जल्दी छोड़ दो। उफ, बहुत बदबू आ रही है। हे फैंग ने उसे छोड़ दिया और उसका मुंह अपने कपड़ों पर रगड़ा। दूर हटो, मेरे कंबल को बदबूदार मत बनाओ। उफ, किंग गुआंगलिन ने अपनी हथेली पर काटने के निशान को देखा, एक सांस ली और शिकायत की, इतना कठोर क्यों? क्या तुम नर्म नहीं हो सकते? काटने के बारीक निशान उसकी हथेली और हाथ के पिछले हिस्से पर समान रूप से थे। आह, सच में। हे फैंग ने अपना हाथ पास खींचकर देखा, उसे तुरंत तरस आया। उसने उसे धीरे से रगड़ा, फिर चूमा। लो, अब सुअर के पैर में दर्द नहीं होता। मैं भी तुम्हें काटूंगा। नहीं। हे फैंग ने अपने हाथों को उसकी पीठ के पीछे छिपा लिया, जिससे उसे बदला लेने का मौका नहीं मिला। नहीं, पहले तुमने मुझे काटा। आपने मुझे इसे चखने के लिए कहा था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। किंग गुआंगलिन ने दुखी होकर उसे अपनी बाहों में खींच लिया और उसे जोर से रगड़ा। मुझे संदेह है कि तुम यहाँ असली कुत्ता हो। मैं तुम्हारा हूँ। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। आह, वह खुश हो गया, उसका सारा गुस्सा पल भर में गायब हो गया। उसने अपना सिर हे फैंग की गर्दन में छिपा लिया और उसे सहलाते हुए हंसते हुए बोला, मैं भी तुम्हारा हूँ। हे फैंग उसकी हरकतों से गुदगुदी महसूस करते हुए खिलखिलाकर हंस पड़ी और अपनी गर्दन सिकुड़ते हुए बोली, तो क्या तुम अब भी मुझे काटना चाहते हो? नहीं नहीं, मैं तुम्हें एक चुंबन दूं और तुम इसका स्वाद ले सकते हो। उसने अपना हाथ किंग गुआंगलिन के मुंह के पास रखा। काटो मत, ठीक है? हम सचमुच बहुत आनंददायक। किंग गुआंगलिन ने उसकी हथेली और हाथ के पिछले हिस्से को चूमा, फिर उसे थामकर छत की ओर देखते हुए उसे खेलने लगा। थोड़ी देर बाद उसने अचानक पूछा, क्या तुम्हें यहाँ ऐसे रहते रहते बोरियत नहीं होती? उसे हे फॉन्ग के यहाँ अकेले रहने और घुटन महसूस करने की चिंता थी। हफ्ते के 7 दिनों में से वह सिर्फ सप्ताहांत के 2 दिन ही उसके साथ आ पाता था, बाकी 5 दिन वह यहाँ अकेली रहती थी। बिल्कुल नहीं। हे फैंग ने मेज़ की तरफ इशारा करते हुए कहा, यहाँ उपन्यास हैं, कंप्यूटर है और तुम काम के बाद भी आ जाते हो। मैं बोर कैसे हो सकता हूँ? वैसे क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम ऐसा करके घर पर ही रहोगे? ओह, किंग गुआंगलिन ने पलकें झपकाईं। अब जबकि उसने इसका उल्लेख किया था तो उसे ऐसा ही महसूस हुआ। उसे काम करना चाहिए था, लेकिन जब भी वह खाली होता वह आ जाता और दोनों साथ में समय बिताते। वाह, तुम्हें लगता है कि यह सुंदर है? हे फॉन्ग ने अपने मुंह के कोनों को मोड़ते हुए पूछा। ये बहुत सुंदर है। किंग गुआंगलिन ने ईमानदारी से सिर हिलाया और उसके माथे को चूमा। अगर आप मुझे रात भर रुकने दे तो यह वास्तव में आपको घर पर रहने देना होगा। हन्फ, इसके बारे में सोचना भी मत। मैं कुछ नहीं करने जा रहा, जैसे उस समय तुम मेरे घर पर रुके थे। ये भी ठीक नहीं है। निश्चित रूप से आपके कुछ छिपे हुए इरादे हैं।
हे फैंग ने मना कर दिया, तुम्हें इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि मैं तुम्हें यहाँ लेटने की अनुमति देता हूँ। क्या तुम अभी भी यहाँ सोने के बारे में सोच रहे हो? तुम चांद भी क्यों नहीं मांग लेते? मैं ईमानदारी की प्रतिमूर्ति हूँ और फिर भी आप मुझ पर भरोसा नहीं करते। किंग गुआंगलिन ने बस यूं ही इसका उल्लेख कर दिया, बिना यह उम्मीद किए कि वह सहमत होंगी। यदि वह सहमत हो जाती तो वह वास्तव में हिचकिचाता, ये सोचकर कि इसमें कुछ चालबाजी अवश्य है, संभवतः उसे धोखा देने की कोई साजिश है। कल मेरी एक सहपाठी की शादी है, मुझे उसमें शामिल होना है। अच्छा खाना याद रखना। कौन है भाई? आप उन्हें नहीं जानते होंगे। मुझे न बताने से मुझे जानने की संभावना और भी कम हो जाएगी। यूफी, उसे जानते हो? किंग गुआंगलिन ने पूछा। मैं तुम्हारे सहपाठी को कैसे जानूंगा? तो फिर क्यों पूछ रहे हो? उसने हे फोन को धीरे से पकड़ लिया और उसे झुलाते हुए कहा, देखो वह मेरी ही उम्र और वर्ग का है, अब उसकी शादी हो रही है। और तब नहीं तो मैं बस इतना कह रहा हूं कि हमारी उम्र के लोग शादी कर रहे हैं। कानून पुरुषों को 22 साल और महिलाओं को 20 साल की उम्र में शादी करने की इजाज़त देता है। हम कई साल पीछे चल रहे हैं, जिससे देश में देरी हो रही है। और तब क्या तुम कुछ कहना नहीं चाहती? किंग गुआंगलिन ने उसकी ओर देखा। हे फैंग ने एक पल के लिए सोचा, क्या आप पसलियों को मीठा और खट्टा या लहसुन के स्वाद वाला चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। अगर आप लहसुन चाहते हैं तो मैं अभी उन्हें मैरिनेट कर सकता हूँ। चलो मीठा और खट्टा खाते हैं। चलो एक दूसरे को थोड़ी देर और थामे रहते हैं, हमने नाश्ता बहुत देर से किया है, इसलिए कोई जल्दी नहीं है। किंग गुआंगलिन ने धीरे से आह भरी और विषय पर जोर न देने का फैसला किया। आखिरकार यह उसकी शर्तों पर ही होना था। हे फैंग किंग गुआंगलिन की बाहों में सिमट गई, उसकी पीठ पर अपनी उंगली से गोले बनाते हुए। आखिरकार हम दोनों में से कोई भी एक दूसरे से बच नहीं सकता, तो जल्दी क्या है? जल्दी शादी करना कितना बोरिंग होगा। कुछ ही सालों में हम पुराने शादीशुदा जोड़े की जिंदगी जी रहे होंगे और तुम मुझसे ऊब जाओगे। फिर 3 साल की खुजली, 7 साल की खुजली, उसमें क्या मजा है? मुझे नहीं लगता कि मुझे खुजली महसूस होगी, किंग गुआंगलिन ने आत्मविश्वास से कहा। क्या होगा अगर मुझे खुजली महसूस हुई? हे फोंग ने धमकी दी, जितना अधिक मैं तुम्हें देखूंगा उतना ही अधिक मैं तुमसे घृणा करूंगा और तुम्हारे बारे में सब कुछ परेशान करने वाला पाऊंगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। किंग गुआंगलिन चुप रहा। फिर थोड़ी देर बाद उसने उसका हाथ पकड़ा, उसे अपने मुंह के पास लाया और उसे जोर से चूमा। मैं तुम्हारी खुजली दूर करने में मदद करूंगा। तुम्हें लगता है कि तुम एक खरोंचने वाले हो। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसा करूं तो मैं ऐसा करूंगी। अध्याय 149, अध्याय 147, एक आलसी एक गुनी। नाश्ता काफी देर से खाया गया, उनमें से किसी को भी भूख नहीं लगी थी, इसलिए वे 12 बजे तक टालमटोल करते रहे। उसके बाद ही फोन खाना बनाने के लिए बिस्तर से बाहर निकली। किंग गुआंगलिन अपनी मेज पर बैठे कंप्यूटर चालू किया और ईमेल पढ़ने लगे। पिछले ड्रैगन बोर्ड फेस्टिवल में उनकी बनाई पेंटिंग जजमेंट प्रक्रिया से गुजर चुकी थी और उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए चुनी गई थी। इतना खराब भी नहीं। प्रथम और द्वितीय पुरस्कार आमतौर पर पहले से तय होते थे। अगर वे पहले से तय न भी होते तो भी लुओ शहर में कई बड़े नामचीन लोग थे, इसलिए उसने कभी उन पर विचार ही नहीं किया। उत्कृष्टता पुरस्कार मिलना अपने आप में एक आश्चर्य था। 3000 युआन का इनाम, जो ज्यादा तो नहीं लेकिन बहुत कम भी नहीं था। उसे यकीन नहीं था कि वे इसे कब प्रोसेस करके उसके खाते में जमा करेंगे। जब वे जमा कर देंगे तो उसने टीचर ही को बाहर एक बढ़िया खाना खिलाने की योजना बनाई, जो बहुत ही स्वादिष्ट होगा। वैसे उस रात तुमने प्रेमी के बारे में जो गाना गाया था उसका नाम क्या था? किंग गुआंगलिन रसोई की ओर चिल्लाए और फिर से खोजने के लिए ब्राउज़र खोला, लगभग भूल ही गई। हे फोन की पसलियां काटने की आवाज़ एक पल के लिए रुक गई। तुमने क्या कहा? प्रेमी क्या? पता है तुमने जो गाना गाया था। उस रात हवा चली जिससे मेरा दिल तुम्हारे लिए मचल उठा, वही। किंग गुआंगलिन खड़े हुए और दरवाजे से बाहर अपना सिर निकालकर कुछ पंक्तियां गाने लगे। ये वास्तव में अच्छा था। पिछली बार जब मैंने इसके बोल ढूंढे थे तो मुझे यह नहीं मिला था। मैं भूल गया, पता नहीं मैंने कब ये सुना। मुझे कैसे पता चलेगा कि इसका नाम क्या है? ठीक है तो काट काट काट। हे फैंग ने पसलियों पर कुछ और बार काटा, फिर अचानक रुक गया और पीछे मुड़कर बेडरूम के दरवाजे से बाहर निकले बड़े सिर को हैरान भौहें चढ़ाते हुए देखा। तुम क्या कर रहे हो? मुझे लगता है कि तुम इस रूप में विशेष रूप से अच्छी लग रही हो। किंग गुआंगलिन दरवाजे के सहारे झुक गई, पीछे जाने को तैयार नहीं थी और रसोई में व्यस्त हे फोन को घूर रही थी। किसी कारण से रसोई में काम करते समय बालों को बांधे और एप्रन पहने हुए हे फैंग ने वास्तव में उसके दिल को छू लिया, जिससे उसे हर बार उसे कसकर पकड़ने और उसे अपनी बाहों में भरने की इच्छा हुई। उफ, कितना पुण्य है। हे फैंग ने अपने होंठ भींचे, पीछे मुड़ी और अपना काम जारी रखा, जबकि किंग गुआंगलिन कुछ देर तक उसे देखती रही, फिर खुद को रोक न सकी और उसके पास जाकर पीछे से उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसे कसकर गले लगा लिया। उसकी बाहों में कोमल शरीर देखकर उसने संतुष्टि से आह भरी, तुम इतनी अच्छी क्यों हो? बकवास बंद करो, वापस शयन कक्ष में जाओ। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, बस थोड़ी देर के लिए तुम्हें गले लगा रहा हूँ। पूरी सुबह गले लगाया और अभी भी काफी नहीं है। हे फैंग ने अधीरता से उसकी कमर पर हाथ मारा, चले जाओ, मैं अभी तुम्हारे ये पंजे काट दूंगा। पर्याप्त नहीं। किंग गुआंगलिन ने अपनी ठुड्डी हे फोन के कंधे पर टिका दी और हल्के से झुकते हुए बेशर्मी से अनुरोध किया, मुझे एक चुंबन दो और मैं वापस चला जाऊंगा। उई, वापस जाओ, जब खाना तैयार हो जाएगा तो मैं तुम्हें फोन करूंगी। ठीक है। किंग गुआंगलिन ने अनिच्छा से हे फोन की कमर को छुआ, लेकिन जब उसने उसे घूरते हुए देखा तो वह जल्दी से बेडरूम में वापस चला गया और खुशी से कंप्यूटर के साथ छेड़छाड़ करना जारी रखा। उसे अर्ध सहवास के आनंद का एहसास हो गया था। ये सचमुच जीवन था। हे फैंग ने पसलियों को बराबर टुकड़ों में काटा और उन्हें बर्तन में डालकर उबाला। ताज़ी लाल पसलियां उबलते पानी में उछलती रहीं और तेजी से रंग बदलती रहीं। वह बर्तन में उठते झाग को घूरती रही और मन ही मन उस गीत पर विचार करती रही।
क्या यह अभी तक बाहर नहीं आया है? उफ, उस आदमी की याददाश्त अच्छी है, लेकिन इतनी छोटी सी बात के लिए ये ठीक होना चाहिए। हे फैंग ने बेडरूम के दरवाजे की ओर देखा और अपना सिर हिलाया और निर्णय लिया कि अब वह इस बारे में चिंता नहीं करेगी। अगर उसने देख भी लिया तो क्या? वह किसी भी बहाने से उसे आसानी से बेवकूफ़ बना सकती थी, सच कौन जाने। अगर शर्लक होम्स और केनान यहाँ एक साथ खड़े भी हो जाएं तो भी वे इस मामले को सुलझा नहीं पाएंगे। लेकिन फिर भी अधिक सतर्क रहना बेहतर है। क्या तुम अभी भी इसे देख रही हो? क्या तुम सच में भविष्यवाणियां करती हो? किंग गुआंगलिन ने फिर से अपना सिर बाहर निकाला और उसकी ओर एक किताब लहराते हुए कहा, क्या तुम बता सकती हो कि मेरी इनामी राशि कब आएगी? वह उसकी मेज पर रखी किताबों को पलट रहा था, ये जानने के लिए उत्सुक था कि वह आमतौर पर क्या पढ़ती है, और तभी उसकी नज़र परिवर्तनों की किताब पर पड़ी। ये थोड़ा रहस्यमय था। क्या तुम भूल गए हो कि मेरा विषय क्या है? हे फैंग ने उसकी परवाह न करते हुए आंखें घुमाईं। क्या साहित्य के छात्र भी इसे पढ़ते हैं? किंग गुआंगलिन को वास्तव में इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि उन्होंने उसकी कक्षाओं में क्या सीखा। वह हे फैंग द्वारा पहले बताई गई दिव्य दृष्टि वाली बातों के बारे में आधा अधूरा संदेह रखता था, और यह जानने के बाद और भी अधिक संदेह करने लगा कि वह उस पर मोहित है, ये सोचकर कि उसकी सटीक भविष्यवाणियां शायद पूर्व ज्ञान के कारण ही हुई होंगी। किसी व्यक्ति के शरीर पर निशान कहाँ होंगे, इसकी भविष्यवाणी करना चमत्कारी बात कैसे हो सकती है? इसके अलावा जोंगनान पर्वत पर खेलते हुए मुझे जो बूढ़ा आदमी मिला था वह काफ़ी पेशेवर लग रहा था। उसने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर कोई इसकी भविष्यवाणी कर दे तो वह जोर से सिर झुका देगा। ऐसी ही शेखी बघारने की वजह से किंग गुआंगलिन को हमेशा लगता था कि अमर ही जैसी उपाधियां सिर्फ मजाक हैं, लेकिन अब परिवर्तनों की किताब के अचानक प्रकट होने से उसे फिर से हैरानी हुई। क्या ये चीज़ असली है या नकली? प्रारंभिक 9 छिपे हुए ड्रैगन को कार्य नहीं करना चाहिए। 9.2 मैदान में ड्रैगन को देखें, महान व्यक्ति से मिलने के लिए फायदेमंद। जलती हुई जिज्ञासा से प्रेरित होकर किंग गुआंगलिन किताब के साथ सोफे पर बैठ गया, अपना सिर हिलाते हुए और एक अंश बुदबुदाते हुए। इस सब का क्या मतलब है? बाइडू, ये आप एक शिक्षक हैं और सवालों के जवाब देने के बजाय आप छात्रों को बाइडू की ओर निर्देशित करते हैं। क्या कोई ऐसा अविश्वसनीय शिक्षक है? किंग गुआंगलिन ने गुनगुनाते हुए रसोई में वापस जाकर हेफॉन्ग को गले लगाया। आप क्या कहते हैं, शिक्षक है? आह, तुम बहुत परेशान कर रही हो। हे फैंग ने उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे ले जाकर उसकी मुलायम कमर पर चुटकी काटी। क्या तुम थोड़ी देर स्थिर नहीं रह सकती? खाना जल जाएगा। मुझे तो ये तब भी पसंद है जब ये जल जाता है। चले जाओ, मुझे परेशान करना बंद करो। मैं बस आपसे बात करना चाहता हूँ। बात करनी है तो ठीक से करो। जाओ, सोफे पर बैठो। हे फैंग ने गाजर का एक टुकड़ा काटा और मुंह में ठूंस लिया। ठीक से काम करो, वरना अगली बार तुम खुद ही खाना बना लेना। अच्छा। किंग गुआंगलिन ने कुरकुरी गाजर को चबाया और फिर से सोफे पर बैठ गया, किताब उठाते हुए। मुझे सिखाओ, मैं देखना चाहता हूँ कि क्या ये वास्तव में जादुई है। आप इसे वैसे भी नहीं सीखेंगे तो आपको सिखाने का क्या मतलब है? तुम्हें कैसे पता कि तुमने मुझे नहीं सिखाया? मैंने इसकी भविष्यवाणी की थी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। किंग गुआंगलिन ने अपना मुंह खोला, उसे कुछ शब्द नहीं सूझ रहे थे। वह कारण वास्तव में सर्वोद्देशीय है। सिजल, हेफांग ने आवाज़ करते हुए सब्जियां गर्म तवे में डाल दी और एक पल हिलाने के बाद खुशबू हवा में फैलने लगी। उसने सिर घुमाकर देखा कि किंग गुआंगलिन अभी भी किताब पकड़े हुए है। क्या तुम्हें समझ आ रहा है कि तुम क्या पढ़ रही हो? तुम्हें ये कैसे समझ में आया? किंग गुआंगलिन को इस बात पर यकीन नहीं हुआ और वह इसका पता लगाना चाहती थी। मैं भी इसे नहीं समझ पा रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। खैर, देखने में कोई बुराई नहीं है। ये किताब ज्ञान से भरी है। अगर तुम इसे पढ़ना चाहो तो इसे घर ले जा सकते हो। हेफांग सब्जियां तलते हुए बोला, लेकिन भविष्य कथन सीखने की बात छोड़ दो। मेरे गुरु ने कहा था कि यह किताब असल में भाग्य कथन के बारे में नहीं है। कौन सी बुद्धिमत्ता? किंग गुआंगलिन ने उत्सुकता से किताब पलटी। तुम्हारे शिक्षक ने इसके बारे में बात की थी? हाँ, मुझे याद है कि जब मैं द्वितीय वर्ष में था तब उन्होंने हमें इस पुस्तक से ज्ञान के एक अंश का सारांश तैयार करने और उसे अतिरिक्त अंक के लिए जमा करने का काम सौंपा था। तुम्हारा शिक्षक अंधविश्वास को बढ़ावा देता है। प्लीज। हेफांग ने आंखें घुमाईं। ये कैसा सामंती अंधविश्वास है? कियान और कुन हेक्साग्राम के पाठ देखिए। स्वर की गति प्रबल है, कुलीन का अर्थ है बिना विश्राम के शक्ति। पृथ्वी का भूभाग ग्रहणशील है, कुलीन व्यक्ति महान गुणों के साथ चीजों को ढोता है। क्या ये जाना पहचाना लग रहा है? ये किस स्कूल का आदर्श वाक्य है? किंग गुआंगलिन को वास्तव में ये पता था। उसने आश्चर्य से किताब पलटते हुए कहा, अरे ये तो सचमुच वहाँ है। जरूर है। हेफांग ने उसे तिरस्कार से देखा। तुम्हारे जैसे अंधविश्वासी व्यक्ति को सिर्फ अंधविश्वास ही नजर आता है, जबकि मेरे जैसे चतुर व्यक्ति को ज्ञान ही नजर आता है। हम मूर्ख आदमी। आओ और व्यंजन परोसो, मैं आ रहा हूँ। किंग गुआंगलिन ने जल्दी से बर्तन उठाए। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। फिर वह मुड़ा और हेफॉन्ग की तरफ खेल खेल में सूंघा। और भी अच्छी। एक गुणी पत्नी और अच्छी माँ ऐसी ही होती है। हालांकि उनकी अभी तक शादी नहीं हुई थी, किंग गुआंगलिन उनमें ये गुण स्पष्ट रूप से देख सकती थी। बड़ा स्को बनाया। तुम्हारे दिमाग से इतनी बेवकूफ़ी भरी बातें निकल रही हैं। हेफेंग मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसने अपना माथा दबाया। जल्दी करो और इसे बाहर निकालो। तुम्हारा सिर स्मार्ट वाइब्स दे रहा है। किंग गुआंगलिन ने बाहर मेज पर बर्तन रखते हुए हंसते हुए कहा, और कितने बर्तन रखने हैं? बस पसलियों के पकने का इंतजार करो, फिर मैं कुछ भिंडी भून दूंगा और बस। गुरुजी, वह बहुत सक्षम है। खाना खत्म होने के बाद मैं आपको पूरे शरीर की मालिश दूंगा। यहाँ से चले जाओ, तुम हमेशा मेरा फायदा उठाने के बारे में सोचते रहते हो। अध्याय 150, अध्याय 148, उसके स्थान पर। किंग गुआंगलिन ने हमेशा सोचा था कि उनका शरीर वजन बढ़ने की अनुमति नहीं देगा, क्योंकि उन्हें जीवन भर भरपूर भूख लगी थी, लेकिन इससे उनके संतुलित शरीर पर कोई असर नहीं पड़ा।
अब उसे अपने आप पर संदेह होने लगा था। शिक्षक, उसका खाना बहुत स्वादिष्ट था, किसी स्वादिष्ट शेफ की तरह नहीं, लेकिन इस तरह से कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वह हमेशा अपनी क्षमता से अधिक खा लेता था। तुम्हारा खाना इतना स्वादिष्ट क्यों है? किंग गुआंगलिन ने एक पसली उठाते हुए आश्चर्य व्यक्त किया। वह सोचता था कि वह बहुत नखरेबाज है, मांस की अपेक्षा सब्जियों को अधिक तरजीह देता है, लेकिन यह नखरेबाजी नहीं थी। ये सही व्यक्ति को चुनने के बारे में था। यार, कितना स्वादिष्ट है। अगर यह अच्छा है तो और अधिक खाओ। हे फैंग ने उसके कटोरे से कुछ चावल अपने कटोरे में उठाया। इसे पूरा खा लो। हम आज रात बचा हुआ खाना खा सकते हैं। आज रात हम ताज़ा व्यंजन बनाएंगे। ठीक है। किंग गुआंगलिन को रात के खाने में बचा हुआ खाना खाने में कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन ताज़ा खाना बेशक बेहतर था। सिर झुकाकर उसने कुछ और चम्मच चावल मुंह में डाले और हे फांग की तरफ देखते हुए चबाने लगा। अचानक एक विचार कौंधा, मुझे पता है ये इतना स्वादिष्ट क्यों है। क्यों? हे फैंग ने अपनी ठुड्डी को अपने हाथ पर टिका लिया, जबकि वह उसे खाते हुए देख रही थी। क्योंकि तुमने इसे बनाया है। बस हो गई चाटुकारिता। क्या ये थका देने वाली बात नहीं है? ये चाटुकारिता नहीं है, ये वैज्ञानिक रूप से सही है, किंग गुआंगलिन ने गंभीरता से समझाया। इस पसली को देखो, हम कितनी स्वादिष्ट है। उसने उसे एक टुकड़ा दिखाया और फिर थोड़ा और स्वाद लेने के लिए उसे मुंह में डाल लिया। बकवास, बेशक यह अच्छा है। मैंने अभी तक खत्म नहीं किया है। किंग गुआंगलिन ने हड्डी थूक दी और मांस निगल लिया, फिर आगे बोला, हालांकि यह स्वादिष्ट है, लेकिन आमतौर पर यह औसत दर्जे का स्वादिष्ट होता है, उतना स्वादिष्ट नहीं जितना अब है। क्या तुम कोई जुबान घुमा रहे हो? जल्दी करो और अपना खाना खत्म करो। हे फैंग को उससे कोई परेशानी नहीं थी। अच्छा खाना तो बस अच्छा खाना होता है, फिर इतनी अनावश्यक उलझने क्यों? इसका एक ही जवाब है कि अभ्यास से खाना स्वाभाविक रूप से बेहतर होता जाता है। ठीक है, तो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। किंग गुआंगलिन ने रुककर अपना वैज्ञानिक आधार उसके साथ साझा न करने का निर्णय लिया। सामग्री तैयार करने से लेकर खाना तैयार होने तक वह पूरे समय उसके पास खड़ा रहा और हेफॉन की भागदौड़ पर नजर रखता रहा। उसका एप्रन और माथे पर पसीने की बूंदें सबने खाने का स्वाद बढ़ा दिया था। यह एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव था, लेकिन इसका जो स्वाद आया वह बिल्कुल असली था। अगर इसे किसी शब्द से बयां किया जा सके तो वह खुशी होना चाहिए। हाँ, ये खुशी एक एहसास से ज़्यादा एक मसाले की तरह महसूस हुई। इन सब के बिना और केवल टेकआउट का ऑर्डर देने से, भले ही टेकआउट का स्वाद बिल्कुल उस भोजन के समान ही हो जो वह खा रहा था, वह बहुत कम संतोषजनक लगेगा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। किंग गुआंगलिन ने अचानक हाथ में कटोरा लेकर कहा। चावल बड़ी मुश्किल से निगला जा सका। नहीं, तुम्हें मेरे बनाए व्यंजन बहुत पसंद हैं। हे फैंग ने अपनी ठुड्डी ऊपर उठाए और उसकी तरफ देखा। वरना तुम खाना खत्म होने तक इंतजार क्यों करती? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तो फिर मैं खाना खत्म करने के बाद आगे बढ़ूंगा। हे फैंग ने अपने होठों को भींच लिया और दूसरी ओर देखने लगी। एक दो बार हंसी चुराने के बाद गंभीर चेहरे के साथ उसकी ओर मुड़ी। खा जाओ। एक नए रिश्ते में होने की यही खूबसूरती है। पता नहीं कब प्यार का अचानक इजहार हो जाएगा और आपको उत्साहित और संतुष्ट महसूस कराएगा। लंबे समय से विवाहित जोड़े इस भावना को नहीं समझ सकते कि विवाह में कितनी गड़बड़ है। हे फॉन्ग ने अपने कटोरे में जो चावल डाला था उसे खत्म करने और बची हुई पसलियों और भिंडी को साफ करने के बाद किंग गुआंगलिन सोफे पर लेट गया, इतना भरा हुआ कि हिलना भी नहीं चाहता था। आह, मेरा पेट बहुत भर गया है। उसने हे फॉन्ग को अपनी ओर खींचा और उसका हाथ अपने पेट पर रखते हुए कहा, महसूस करो कि यह कितना गोल है। हाँ, लगभग ऐसा लग रहा है जैसे आप गर्भवती हैं। छेड़ो मत, तुम बच्चे को चोट पहुंचा दोगे। किंग गुआंगलिन ने शिकायत करते हुए उसका हाथ खींच लिया। तुम्हें अब छूने की अनुमति नहीं है। ठीक है, वहीं बैठो, मैं बर्तन धोने जा रही हूँ। हे फैंग हंसा और अपने पेट पर एक और थपथपाया, फिर उठकर बर्तन समेटकर रसोई में ले गया, जहां उसने नल खोल दिया और बर्तन धोने शुरू कर दिए। शुरू में दोनों इस बात पर सहमत हुए थे कि वह खाना बनाएगी और वह बर्तन धोएगा, लेकिन जब किंग गुआंगलिन हर बार जरूरत से ज्यादा खाना खा लेता था तो हे फॉन्ग ने उसे एक उंगली भी उठाने के लिए मजबूर किए बिना ही उसे जाने दिया। वैसे भी इस तरह की चीजें सभी एक जैसी ही हैं, चाहे कोई भी इनसे निपटता हो, इतना ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। किंग गुआंगलिन सोफे पर पीछे झुक गया, अपना पेट रगड़ने लगा और अपना सिर घुमाकर रसोई में उसकी हलचल भरी आकृति को देखने लगा और धीरे से पुकारा, टीचर है। क्या मुझे तुमसे प्यार है? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। उन्होंने आत्मसंतुष्ट भाव से कहा, अब आप यह नहीं कह सकते कि मुझे आपका बनाया खाना पसंद है ना? उफ़्फ़ट, चरित्र। हे फैंग ने नाक बांध से कुड़ी, लेकिन कुछ ही देर बाद वह हंसने से खुद को नहीं रोक सका। ठीक है, मुझे पता है, ऐसा बार बार मत कहो। जहां तक तुम्हें पता है। किंग गुआंगलिन ने हंसते हुए अपने पास रखी एक किताब उठाई और उसे बेतरतीब ढंग से पलटते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है मेरे गर्भ में पल रहे बच्चे का जन्म के बाद क्या नाम रखा जाना चाहिए? क्या परिवर्तनों की किताब में से कोई नाम चुनना ज्यादा शानदार होगा? पहले बच्चे को जन्म देने तक प्रतीक्षा करो। अगर हम बच्चे के जन्म तक इंतजार करेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। चलो अभी नाम रख देते हैं। छी, हमें तो ये भी नहीं पता कि लड़का होगा या लड़की, हमें हर एक के लिए एक नाम सोचना चाहिए। उसने किताब पलटी, कुछ समझ नहीं आया और आखिरकार लाचारी से उसे नीचे रख दिया। कोई बात नहीं, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा, हमें तुम पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। तुम क्या नाम सोच सकते हो? बस अपना ख्याल रखने पर ध्यान दो। ठीक है, मैं इसे आप पर छोड़ता हूँ। किंग गुआंगलिन ने अपने पेट पर ऐसे थपथपाया मानो अंदर सचमुच कोई बच्चा हो। किताब फिर से उठाई और बुदबुदाया, मैं कुछ शुरुआती शिक्षा दूंगा। क्या तुमने नहीं कहा था कि यह सब सिद्धांतों पर आधारित है? जब बच्चा पैदा होगा तो वह जरूर होशियार होगा, तुमसे भी ज्यादा होशियार। उसने बेतरतीब ढंग से एक पन्ना पलटा, गला साफ किया और जोर से पढ़ा, अपर 9 जिन क्यू जियाओ। मैं इस किरदार को नहीं पहचानता। वे योंगफा ली शुभ दोशरहित दृढ़मित्व्ययिता। ये सब क्या बकवास है?
उन्होंने प्रत्येक शब्द को अलग अलग पहचान लिया, लेकिन संयुक्त रूप से उनका कोई अर्थ नहीं था। एक उपन्यास पर स्विच करें। हे फैंग को उससे कोई परेशानी नहीं थी। एक चित्रकार जो समझ सकता था वह आश्चर्यचकित होगा। वह भी इसे समझ नहीं सकी। तुम्हारे शिक्षक बहुत बुरे हैं, तुम्हें दूसरे साल में ही इन चीज़ों से जूझना पड़ रहा है। किंग गुआंगलिन ने जीभ चटकाई, किताब एक तरफ फेंक दी और उसे दोबारा छूना नहीं चाहा। ये सब सिद्धांत क्या हैं? क्या तुम्हें तब समझ आया था? ये बहुत है और हर कोई इसे अलग तरह से समझता है। उदाहरण के लिए, जीवन रुकता नहीं, प्रयास समाप्त नहीं होते। यही है। किंग गुआंगलिन लगभग जोर से हंसा। मैं भी यह जानता हूँ। उस समय जो हुनान का यही सारांश था। उसने इसके बारे में कई पन्ने लिखे, कुल मिलाकर दसियों हजार शब्द। हे फांग ने अपने होंठ भींच लिए। हम साहित्य के छात्रों को कम मत समझो, हम एक ही वाक्य में तुम्हारी बातें फाड़ सकते हैं। क्या तुम्हारा बारे में? किंग गुआंगलिन को इस बात की परवाह नहीं थी कि उसकी रूममेट ने कितने शब्द लिखे थे। अपनी बुद्धिमत्ता से तुमने कौन से सिद्धांत खोज निकाले? व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। क्या इसका श्रेय किसी को नहीं दिया जा सकता? मुझे याद है कि यह प्राचीन ग्रंथों से है। कन्फ्यूशियस ने कहा था, अगर वह अपनी सही स्थिति में नहीं है तो उसे अपनी योजनाएं नहीं बनानी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। हे फैंग ने हंसते हुए कहा, मैं कार्रवाई करने की बात कर रहा हूँ। कैसी हरकतें? आप अधिकारी बनना चाहते हैं? क्या अधिकारी? ये जीवन का दर्शन है। उसने बर्तन धोए, चूल्हे को कपड़े से पोंछा, हाथ सुखाए और सोफे पर आकर बैठ गई। किताब खोलते हुए बोली, गुरुजी, आज वह आपको एक पाठ पढ़ाएगा। देखिए, चू जियू, जियू ए, जियूसान, ये सभी पदों को दर्शाते हैं। यहाँ एक शब्द है समृद्ध पद। 1, 3 और 5 यान रेखाएं हैं। यान पद में यान को समृद्ध पद और यिन पद में यान को अनुचित पद कहते हैं। सही पद में होने का मतलब है सौभाग्य, जबकि गलत पद में होने का मतलब है दुर्भाग्य। रुको रुको, मुझे कुछ बताओ जो मैं समझ सकूं। किंग गुआंगलिन का चेहरा उलझन में था। तुम इसमें अच्छे और बुरे भाग्य को क्यों ला रहे हो? मुझे तो लगा था कि ये ग्रंथ भविष्य बताने के लिए नहीं है। अच्छी और बुरी किस्मत तो बस प्रतीक हैं, भविष्यवाणी नहीं। तुम सच में बेवकूफ़ हो। हे फैंग ने अपना माथा थपथपाया। ठीक है, तुम्हारे लिए समझना बहुत मुश्किल है। सीधे शब्दों में कहें तो इसका मतलब है अपनी स्थिति को समझना, अपनी भूमिका स्पष्ट करना और फिर वही करना जो तुम्हें करना चाहिए, बस। और तब इसमें कोई और फिर नहीं है, ये अपने कर्तव्यों को निभाना है। उदाहरण के लिए, जब मैं छात्रा थी तो मुझे कड़ी मेहनत से पढ़ाई करनी चाहिए। स्नातक होने और शिक्षिका बनने के बाद मुझे छात्रों को अच्छी तरह से पढ़ाना चाहिए। घर पर मुझे एक अच्छी बेटी बनना चाहिए। नहीं, एक अच्छी बेटी और वही करना चाहिए जो एक बेटी को करना चाहिए। आपके साथ रहते हुए मुझे एक अच्छी प्रेमिका बनना चाहिए और वही करना चाहिए जो एक प्रेमिका को करना चाहिए। तब सब कुछ भाग्यशाली और समृद्ध होगा। हे फैंग मुस्कुराया और उसके गाल पर चुंबन लिया। अब समझ में आया। क्या तुमने सिर्फ एक अच्छी पत्नी बनने के बारे में सोचा था? किंग गुआंगलिन ने मुख्य बात को ध्यान से समझ लिया। तुमने अभी तक मुझसे शादी नहीं की, मैं तुम्हारी पत्नी कैसे बन सकती हूँ? उसकी मुस्कान अपरिवर्तित रही जब उसने शरारत से किंग गुआंगलिन के होठों को छुआ। तुम्हें भी वही करना चाहिए जो एक प्रेमी को करना चाहिए। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे चूमो। हे फैंग ने बेडरूम की ओर इशारा किया। फिर मुझे अंदर ले जाओ और हवा उड़ाओ। हम आगे की कहानी सुनाने के लिए एम स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।